Hi everyone, good evening. Welcome back to the class. Good evening everyone. सो एडमिन एंड फाइनेंस हम अपनी लास्ट 2 क्लासेस में कंप्लीट कर चुके हैं. जो लोग नए हैं, जिन्होंने अभी तक एडमिन एंड फाइनेंस की क्लासेस नहीं देखी हैं, वो प्लीज़ देख लेना, जिन्होंने अभी तक नहीं देखी है. ठीक है, तो आज हम करेंगे अपने एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स के 2 पोर्शन को, जो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी और लर्निंग के बारे में हम देखेंगे. और कल की क्लास में हम करेंगे अपना NEP 2020 और उसके अलावा जो कुछ पोर्शन बच जाएंगे जैसे वेरियस इनिशिएटिव्स, करिकुलम, एकेडमिक प्लानिंग, उसके बारे में हम देखेंगे. ठीक है, तो आज की क्लास को शुरू करते हैं. तो जिन्होंने अभी तक हमें सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं किया है, आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं. अपनी डिटेल्स आप शेयर कर सकते हैं, अपना नाम, शहर का नाम, एग्जाम का नाम लिख के हमें शेयर कर सकते हैं, ताकि आपको आपके एग्जाम स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे. जैसे आपका नाम है संजय, तो संजय लिखेंगे. CTA दिल्ली तो दिल्ली लिखेंगे. और AMRS प्रिंसिपल या फिर UPSC प्रिंसिपल, KVS प्रिंसिपल, NVS प्रिंसिपल, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं वो आप लिखकर हमें सेंड कर सकते हैं. स्टडी पोर्टल एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपकी सभी टीचिंग एग्जाम्स की नीड्स का. तो हम आपको लाइव कोर्सेज, रिकॉर्डेड बैचेस, टेस्ट सीरीज, इंटरव्यू बैचेस और नोट्स प्रोवाइड करते हैं बाय कोरियर, जो कि आपको ऑल ओवर इंडिया कोरियर के माध्यम से मिल जाते हैं. अगर आप हमारे लाइव क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा न्यू बैच अभी स्टार्ट हो रहा है 3 जनवरी को, जो कि कंप्लीटली एक लाइव बैच होगा, जिसमें हम यहाँ पर NVS, UPSC और KVS तीनों एग्जाम को हम जो है कवर करेंगे. ठीक है, तीनों एग्जाम्स को जो हम यहाँ पर कवर करेंगे उसमें आपका ऑफिस प्रोसीजर, एकेडमिक, रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स, आपकी साइकोलॉजी, एडमिन एंड फाइनेंस और जो जनरल पेपर होता है वो सारा इसमें कवर रहेगा, जिसकी वैलिडिटी रहेगी आपके नेक्स्ट एग्जाम तक. यानी कि जब भी आपका एग्जाम होगा, जब भी आपका जो है फर्स्ट नोटिफिकेशन आएगी, जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, उस एग्जाम तक की आपकी वैलिडिटी यहाँ पर रहने वाली है. इसके फीचर्स क्या है कि आपको जो भी क्लास में करवाया जाएगा वो क्लास नोट्स आपको PDF की फॉर्मेट में आपके ऐप पर मिल जाते हैं. ठीक है, इसके अलावा इसमें आपको हार्ड कॉपी नोट्स मिल जाते हैं. और अभी अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसमें 10,000 रुपए तक का इसमें आपको डिस्काउंट मिल जाता है. तो पूरी डिटेल्स आप इस कोर्स पर क्लिक करके देख सकते हैं. गुड इवनिंग एवरीवन, जो भी बात में जुड़े हैं, गुड इवनिंग एवरीवन. और इस कोर्स को आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी पोर्टल एकेडमी, जिसका लिंक आपको दोनों प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, एंड्रॉइड और आईफोन दोनों के लिए अवेलेबल है. आपको सर्च करना होगा स्टोर में जाके प्रिंसिपल. जैसे प्रिंसिपल आप सर्च करेंगे सभी कोर्सेज आपको दिखाई दे जाएंगे. इस तरीके की लाइव क्लासेस होती है जिसको आप अनलिमिटेड टाइम बार बार देख सकते हैं. और कंटेंट में आपका पूरा फोल्डर में पूरा का पूरा जो कंटेंट है वो ऑर्गेनाइज्ड है, जिसमें आप अपना नोट्स, अपना क्लासेस और टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज आप यहाँ पर उसमें देख सकते हैं. ठीक है, और इस तरीके से ऑनलाइन टेस्ट होते हैं जिसमें आप पूरा एनालिसिस आपको मिलेगा, कौन सा क्वेश्चन ठीक है, कौन सा गलत है, क्या है, वो पूरा डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं. और अगर आप घर बैठकर तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ नोट्स ऑर्डर करना चाहते हैं तो नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं आप. EMRS, UPSC, NVS, KVS, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, जो है आपका असिस्टेंट कमिश्नर, सभी एग्जाम के लिए अवेलेबल है. नोट्स ऑर्डर कैसे करना है आपको पता ही, आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना है 8447410108. इसी नंबर पर आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगी. ठीक है, तो आज हमारी 3rd क्लास है. पहले 2 क्लासेस में हम अपना एडमिन एंड फाइनेंस का पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं. हमने हालांकि पूरा सिलेबस नहीं किया, बट जो मेजरली पोर्शन है हमने उस हर एक पोर्शन तक जाने की कोशिश की है. सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है हमने कोशिश की है कि वहां तक हम पहुंच पाए. हमने CCS कंडक्ट रूल, CCS CCA रूल, CCS लीव रूल्स, आपका डाइज नोन, इसके अलावा GFR का हमने चैप्टर नंबर 6 किया है. अलाउंसेस के बारे में हमने कल पढ़ा है, और इसके अलावा हमारा अलाउंसेस हमने पढ़ा था. और 1-2 पोर्शन और है जो हमने वहां पर डिस्कस किया था, जैसे LTC हमने पढ़ा था, और हमने मेडिकल अटेंडेंट रूल. ये सारी चीजें हम ऑलरेडी यहाँ पर कवर कर चुके हैं. तो जो भी लोग नए हैं, जिन्होंने नहीं देखा है, तो प्लीज उसको देखना और वहां पर आपको पूरी हेल्प मिलेगी. आज हमारी 4th क्लास है जिसको हम यहाँ पर देख रहे हैं. बाद में भी आप इन वीडियोस को देख सकते हैं. आपको लिखना होगा स्टडी पोर्टल प्रिंसिपल, जो भी प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं आपको ये वीडियोस मिल जाएंगे, आप वहां पर जो है देख सकते हैं. तो चलिए फिर अपना फर्स्ट पोर्शन हम शुरू करते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसमें सबसे पहली शुरुआत होती है हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? क्या समझते हैं आप ग्रोथ से और क्या समझते हैं आप डेवलपमेंट से? सो ग्रोथ जो है हमारी एक छोटी टर्म है एंड डेवलपमेंट इज आर बिग ब्रॉड टर्म है. ठीक है, ग्रोथ हमारा डेवलपमेंट के अंदर ही आता है. जब हम बात करते हैं ग्रोथ की, तो ग्रोथ के बारे में हम बात करते हैं ओवरऑल, बेसिकली ज्यादातर बाहर की ग्रोथ जो है, आपका वेट गेन हो रहा है, जैसे आप कैसे अपीयरेंस
जो है बढ़ रही है, आपकी हाइट ग्रोथ हो रही है, तो फिजिकल जो चेंजेस होते हैं हाइट में, वेट में, अपीयरेंस में, ये हमारा क्या है, ये हमारा ग्रोथ है। ठीक है, जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट में हमारे डोमेन्स आ जाते हैं कि किस किस तरीके का डेवलपमेंट है। ग्रोथ हालांकि हमारा एक पार्ट है, फिजिकल डेवलपमेंट भी होगा, इसी के साथ साथ हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, हमारा इंटेलेक्चुअल माइंड का डेवलपमेंट है, मोटर स्किल्स डेवलपमेंट होगी, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स डेवलप होता है, आपका सोशल स्किल्स डेवलप होती हैं, ये सब क्या है, हमारा डेवलपमेंट है। ठीक है, तो फिजिकल की अगर हम बात करें, ग्रोथ की अगर हम बात करें, तो फिजिकल ज्यादातर है, फिजिकल वेट है, हाइट है, अपीयरेंस है, आप इजीली उसको देख सकते हो। और डेवलपमेंट जो है आपका, जैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसका कितना हुआ है, वो आपको जो है समझना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो अगर मेन चीजें हम देखें, इसी में हम सारी कवर कर लेते हैं। ग्रोथ की अगर हम माने, तो ग्रोथ हमारा क्या होता है, क्वांटिटेटिव है नेचर में, यानी कि जब हम बात कर रहे हैं कि आपका जो है फिजिकल अपीयरेंस में चेंज हो रहा है, जैसे आपका वेट है, तो वेट को आप माप कर सकते हो, मेजर कर सकते हो कितना केजी आपका वेट है, हाइट को हम मेजर कर सकते हैं, राइट। तो ये क्वांटिटेटिव है नेचर में। जबकि अगर हम बात करें हमारा डेवलपमेंट, क्योंकि डेवलपमेंट में हम फिजिकल के साथ साथ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हमारा साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है, हमारा मोटर स्किल्स डेवलपमेंट है, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्वालिटेटिव इन नेचर है। इसमें हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही हैं। दोनों क्यों है, क्योंकि ग्रोथ हमारा डेवलपमेंट का ही पार्ट है, तो ग्रोथ हमारा ऑलरेडी क्वांटिटेटिव है, प्लस जो हमारे अदर डोमेन्स है अदर देन द फिजिकल, जैसे हमारा इंटेलेक्चुअल है, मोटर स्किल्स है, ये सब हमारे क्वालिटेटिव है। क्वांटिटी वाइज और क्वालिटी वाइज दोनों ही हम इसको मेजर कर सकते हैं। ग्रोथ की अगर हम बात करें, तो ग्रोथ इन्वॉल्व होता है, रेफर्स टू फिजिकल चेंजेस ओनली ऑफ एन इंडिविजुअल, लाइक इंक्रीज इन वेट, साइज, लेंथ, वेट एटसेट्रा, हाइट। ठीक है, जबकि हम डेवलपमेंट की बात करें, सो डेवलपमेंट रेफर्स टू ओवरऑल चेंज इन फिजिकल ऑर्गन और द स्ट्रक्चर दैट रिजल्ट इन इंप्रूव्ड फंक्शनिंग ऑफ द फिजिकल और ऑर्गन डेवलपमेंट इज ओवरऑल। तो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, मोरल, कोई भी किसी भी तरीके का डेवलपमेंट आपका क्या है, डेवलपमेंट में हम यहाँ पर कवर करते हैं। ठीक है, सो ग्रोथ इज प्योरली फिजिकल साइंस, ग्रोथ को आप फिजिकली सीन कर सकते हो, फिजिकल साइंस है। और जबकि डेवलपमेंट में हमारी ओवरऑल सभी हम यहाँ पर डोमेन जो है इंक्लूड कर लेते हैं, मेंटली भी, इमोशनली भी, सोशली भी, मॉरली भी, सभी चीज़ों में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ग्रोथ। ग्रोथ हमारा एक पार्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस है। जो हम डेवलपमेंट की बात करें, ग्रोथ हमारा उसी का एक छोटा सा पोर्शन है, जबकि डेवलपमेंट हमारा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है, एक ब्रॉड टर्म है। Growth is only a part of the development process and development is the complex and comprehensive process. Growth is limited to a certain age. Growth आपकी है ना एक certain age तक ही होती है। आप जो आपका physical development है, आपकी height बढ़ रही है, तो आपका एक certain limit तक ही होती है। उसके बाद है ना वो क्या होती है, उसके बाद वो stop हो जाती है। और वो stage जहाँ पर हमारी growth stop हो जाती है, हम उसको कहते हैं maturity। ठीक है, so it stops when maturity has become attained। तो आपको याद रखनी है ये word, growth हमारी कहाँ पर stop हो जाती है, मेच्योरिटी पर स्टॉप हो जाती है। डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम टाइम ऑफ कंसेप्शन एंड कंटिन्यूइंग अंटिल द एंड ऑफ लाइफ, होम टू टॉम। तो बेसिकली जो हमारा डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट हमारा कहाँ से कहाँ तक है, डेवलपमेंट है हमारा जन्म से लेकर मरण तक, हर टाइम आप डेवलपमेंट, कभी भी आप कुछ भी सीख सकते हो, लर्निंग आपकी होती रहती है। एनईपी टीचिंग लर्निंग में बोलती है कि सीपीडी होगी, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगा। आप एज ए टीचर भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, नई नई टेक्नोलॉजी सीखते हो, कुछ स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज हम करते रहते हैं। तो लर्निंग हमेशा कभी भी हो सकती है, इसका कोई भी लर्निंग का ये नहीं कि कब हमें करनी है, एट द एंड, एट द टिल द डेथ ऑफ द पर्सन आदमी लर्न करता रहता है। इसके अलावा बात करें तो चेंजेस प्रोड्यूस्ड बाय ग्रोथ कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड डायरेक्टली, क्योंकि फिजिकल चेंजेस है तो हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं। जबकि डेवलपमेंट चेंजेस दैट रिजल्ट इन इंप्रूव्ड बिहेवियर और फंक्शनिंग कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली। जबकि हम डेवलपमेंट को हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। आप नहीं बता सकते कि इसका कितना IQ है, बिना मेजर किए, बिना देखे, बिना समझे, बिना ऑब्जर्व किए आप नहीं बता सकते। अगर आपने फर्स्ट क्लास में अगर आपने एंट्री की, तो आप अगर किसी बच्चे को नहीं जानते हो पिछली क्लास से, तो आप एकदम से नहीं बता पाओगे कि किसको कितनी नॉलेज है उस चीज के बारे में, किसका किसके बारे में क्या है, राइट। तो डेवलपमेंट जो हमारा है, डेवलपमेंट हम जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्वालिटेटिव है, क्वालिटी है, किसकी कितनी सोशल स्किल्स है, ये सारी चीजें ऑब्जर्व करके हमें दिखेंगी। एकदम से डायरेक्टली फिजिकल की तरह, ग्रोथ की तरह हम इसको मेजर नहीं कर सकते हैं। ग्रोथ फोकस ओनली ऑन वन एस्पेक्ट, ग्रोथ सिर्फ एक ही एस्पेक्ट से बात करती है, चाइल्ड के बॉडी साइज पर, चाहे उसका वेट हो, चाहे उसकी हाइट हो, इन सब चीजों पर बात करती है। जबकि डेवलपमेंट पर्सन की इंटरपर्सनल स्किल्स क्या
रहती है, उसकी ह्यूमन रिलेशन स्किल्स कैसी है, उसका इंटेलिजेंस कैसा है, उस पर बात करती है। ग्रोथ इज एक्सटर्नल प्रोसेस है, प्योरली एक्सटर्नल प्रोसेस है, और जबकि हमारे डेवलपमेंट इंटरनल प्रोसेस है। डेवलपमेंट में हमारा माइंड, कॉग्निटिव, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी भी है, हमारी मोटर स्किल्स भी है, एक हमारा इंटरनल प्रोसेस है। ग्रोथ हमारा स्ट्रक्चर है, हमें पता है कि भाई इंसान जब है हमारे गर्भ में होता है तो कितनी उसकी जो है ग्रोथ होता है, फिर उसके बाद बड़ा हुआ तो कितना ग्रोथ होगा, हम इसीलिए तो हम अंदाजा लगा के बता देते हैं ना किसी इंसान को इसकी एज लगभग इतनी होगी, राइट। तो हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक स्ट्रक्चरल पैटर्न है जो एक फॉलो होता जा रहा है इन द केस ऑफ ग्रोथ, जबकि डेवलपमेंट हमारा कंसिडर्ड एज अ फंक्शनल। लर्निंग किसमें कितनी है एज वाइज ये आप नहीं बता सकते, कोई 18 साल का पर्सन जो है वो मैच्योर है या नहीं है वो आप नहीं बता सकते, वो आप ये कि बेसिकली जब तक आप उसको ऑब्जर्व नहीं करोगे। डेवलपमेंट हमारा प्योरली फंक्शनल है, किसने कितना खुद को लर्न किया है, कितनी नॉलेज उसने गेन की है, उसके बेसिस पे जो है हम उसकी मेंटल एबिलिटी को जज कर सकते हैं, ना कि उसकी एज के बेसिस पर। हम ये नहीं कह सकते कि कोई दो इंसान अगर 25 ईयर्स हैं तो सेम उनका कॉग्निटिव स्किल होगा, नहीं। तो अगर ऐसा सेम होता तो हमारी क्लास में सभी बच्चे एक जैसे मार्क्स लेके आते, ऐसा तो नहीं है, कोई हमारा लो परफॉर्मर है, कोई हमारा हाई अचीवर है, तो डिपेंड करता है। इट इज प्योरली अ फंक्शनल, आपने कितना खुद को जो है लर्न में स्किल्स जो है डेवलप की है उस पर डिपेंड करता है। ग्रोथ इज इन्फ्लुएंस बाय द डेवलपमेंट, ऑब्वियसली ग्रोथ हमारी इन्फ्लुएंस हो सकती है डेवलपमेंट से। नेक्स्ट हमारा डेवलपमेंट इज इंडिपेंडेंट, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन, और डेवलपमेंट हमारी ग्रोथ पर डिपेंड नहीं है। यही एग्जांपल जो कि अगर कोई 20 ईयर्स का है तो सभी 20 ईयर्स के लोग सेम नहीं होंगे, सबकी अपनी अपनी मेंटल एबिलिटी अलग होगी, सोशल स्किल्स सबकी अलग होगी, कोई इंट्रोवर्ट है, कोई एक्सट्रोवर्ट है, कोई बहुत जल्दी फ्रेंड्स बना लेता है, कोई नहीं बना पाता, सबकी अपनी अपनी स्किल्स डेवलपमेंट है। ग्रोथ कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ जेनेटिक एंड एनवायरमेंट फैक्टर, दो चीजों पर हमारी ग्रोथ डिपेंड करती है। हम हेरिडिटी एंड जीन्स के बारे में पढ़ते हैं, राइट। हेरिडिटी जो भी हमारे जीन्स जो हमारे ट्रांसफर होते हैं हमारे पेरेंट्स से, हमारे ऑफस्प्रिंग से, तो उस पर हमारा डिपेंड करता है ग्रोथ के बारे में। तो इसीलिए तो जो मदर है, फादर है, उस चीज पर डिपेंड करता है। ये चीज आपको पता ही है, XX फीमेल है, XY हमारा मेल है, ठीक है। तो चीजों पर डिपेंड करता है, हमारे जीन्स पर डिपेंड करता है कि किस तरीके का बच्चा होगा, क्या हाइट होगी, क्या कलर होगा, कैसे उसका फेस स्ट्रक्चर होगा। तो वो चीजों में, कुछ चीजों में हम क्या कर सकते हैं, हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो ठीक है, तो हमारी जो ग्रोथ है वो जेनेटिक्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स पर अफेक्ट करती है, ठीक है। जैसे कि न्यूट्रिशन, अब ये नहीं है कि प्योरली हेरिडिटी पर है, एनवायरमेंट पर भी अफेक्ट करती है। एनवायरमेंट कैसे, न्यूट्रिशन बच्चे को कैसा मिल रहा है, कुपोषण का शिकार हो जाते हैं कुछ बच्चे, न्यूट्रिशन सही से नहीं मिल पाता, तो न्यूट्रिशन कैसे मिल रहा है उनको, एक्सरसाइज क्या हो रही है, उनके सभी के बारे में, फूड डाइट के बारे में, सब चीजें हमारी इन्फ्लुएंस कर रही है हमारी ग्रोथ को। जबकि डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वाइड रेंज ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग जेनेटिक्स, एनवायरमेंट, कल्चर, एक्सपीरियंस, ये सब चीजों से आप कितना सीख रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस है, कैसा व्यवहार मिल रहा है, कैसा जेनेटिक्स है, कैसा एनवायरमेंट है, कैसा कल्चर है, सभी चीजों से अफेक्ट पड़ता है। अगर हम दो सिमिलर काइंड ऑफ मेंटल एबिलिटी की बच्चों को, दोनों को अलग अलग एनवायरमेंट दे तो बच्चे का डेवलपमेंट अलग अलग होगा। इसीलिए तो हम क्या सोचते हैं कि बच्चे के लिए हम बेस्ट स्कूल ढूंढे, है ना, बेस्ट स्कूल में बच्चे का एडमिशन करवाएं। दो अगर हम डिफरेंट स्कूल के बच्चे को सेम क्लास से पिक करें तो हो सकता है उनका जो भी मेंटल एबिलिटी है वो सेम नहीं हो, क्योंकि काफी चीजों पर डिपेंड करता है, एनवायरमेंट पर भी डिपेंड करता है। हमारी क्लास में अगर 2 बच्चे हो तो दोनों बच्चों का मेंटल एबिलिटी सेम नहीं होगी, घर जाकर कैसा एनवायरमेंट मिलता है, पेरेंट्स कितना ध्यान दे रहे हैं बच्चों पर, ये सारी चीजें डिपेंड करती है, एनवायरमेंट, कल्चर, एक्सपीरियंस, उससे हमारा डेवलपमेंट जो है वो इन्फ्लुएंस होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आई होप सबको क्लियर है, सबने पढ़ा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बेसिक सा टॉपिक से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होता है, अनुवांशिकता जिसको हम बोलते हैं। पासिंग ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, यू इनहेरिट फ्रॉम योर पेरेंट्स, जो आपको अपने पेरेंट्स से मिला है, राइट। तो ग्रोथ हमारी जो है हेरिडिटी पर अफेक्ट करती है, ग्रोथ हमारी हेरिडिटी से अफेक्ट होती है। ह्यूमन बीइंग्स बीइंग अ कॉमन जेनेटिक स्ट्रक्चर बट ईच ह्यूमन कैरीज डिफरेंट सेट ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स दैट गेट फ्रॉम देयर पेरेंट्स। तो सबको अपने पेरेंट्स के जो जीन्स है उनसे जो है हमें क्वालिटीज मिलते हैं, ट्रेट्स मिलते हैं। चाहे हमारा आई कलर हो, हमारा आई कलर कैसा होगा, हमारा हेयर कलर कैसा होगा, हमारी बॉडी टाइप कैसी होगी, कैसा कितना वेट होगा, जो है कितना हाइट है, स्किन कलर है, फेशियल फीचर्स है, ये सारी चीजें कहाँ से मिली, हमें अपने पेरेंट्स से, हमें अपनी हेरिडिटी अपने पेरेंट्स से जो है ऑफस्प्रिंग में आती है। सो हेरिडिटी कैन बी डिफाइंड एज द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द चिल्ड्रन। तो जो पेरेंट्स से बच्चों को मिलता है, जो ट्रांसमिशन है वो जेनेटिक्स का, जीन्स का, वो हमारी क्या है, हेरिडिटी।
सो द सम टोटल ऑफ इनबोर्न इंडिविजुअल ट्रेट्स, ये हमारा हेरिडिटी है। एनी डिसीजेस, बहुत सारे डिसीजेस भी आती हैं, जरूरी नहीं कि जो हम बात कर रहे हैं कि फेशियल स्ट्रक्चर कैसा होगा, बॉडी का वेट, हाइट कैसा होगा, कलर कैसा होगा, हेयर का, आई का, सिर्फ ये नहीं है, डिसीजेस भी जो है बच्चे को आते हैं। आपने सुना होगा जैसे डायबिटीज है, डायबिटीज में पूछा जाता है, पेरेंट्स को तो डायबिटीज नहीं है, घर में तो किसी को थायराइड नहीं है, तो ये सारी चीजें तो बेसिकली पेरेंट्स से आती हैं चीजें। तो जैसे कि हार्ट प्रॉब्लम है, अगर किसी की फैमिली में है तो आप देखोगे बच्चों में भी होती है, डायबिटीज है, ओबेसिटी है, बीपी है, ब्लड प्रेशर है, कैन आल्सो ट्रांसमिट थ्रू जीन्स thereby affecting the growth pattern of the children। तो इसीलिए कि बच्चे का ग्रोथ पैटर्न अफेक्ट हो रहा है, अगर पेरेंट्स को हार्ट प्रॉब्लम है, बीपी है और डायबिटीज है तो चांसेस है बच्चे को भी होंगे। तो ग्रोथ पैटर्न जो है बच्चे का वो जेनेटिक्स से हमारे ऑफ जो हेरिडिटी है उससे हमारा अफेक्ट होता है। नेक्स्ट है हमारा जीन्स। व्हाट आर द जीन्स? जीन्स आर द इंस्ट्रक्शंस दैट डिक्टेट हाउ ए पर्सन्स बॉडी इज मेड। जीन्स क्या है कि किस तरीके से एक पर्सन्स की बॉडी बनी हुई है। तो जीन्स क्या है? मिक्स टुगेदर, व्हेन पेरेंट्स जीन्स आर मिक्स टुगेदर आर सेट ऑफ जीन्स इज फॉर्म्ड, दिस इज व्हाई वी ऑफन लुक लाइक अ मिक्सचर ऑफ आवर पेरेंट्स। तो जो है हमारा जीन्स का मिक्सचर होता है फादर और मदर का, उससे हमारा जो चाइल्ड है वो डेवलप होता है, तो एक मिक्सचर होता है बच्चे का। इसीलिए तो हम बोलते हैं कि बच्चा जो है अपने माँ बाप का ही जो है क्या है, वो हमारा एक तरीके से मिक्सचर है, ठीक है, मदर और फादर दोनों को रिप्रेजेंट करता है। सो दिस इज द फीमेल एक्स एक्स जो है दिस इज द फीमेल एक्स एक्स, दिस इज द मेल एक्स वाई। जब दोनों के जो है यहाँ पर एक्स वाई अगर है तो एक्स वाई से हमारा जो फर्टिलाइज हो रहा है दैट इज एक्स वाई, दिस इज अ बॉय, और हमारा जहाँ पर एक्स एक्स का मैच हो रहा है दैट इज अ फीमेल, ठीक है, ये हमारी फीमेल होती है। तो दिस इज मियोसिस, दिस इज अ गैमेट्स। इसमें हमारे पास जो टोटल है 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि टोटल 46 हमारे जो है यहाँ पर क्रोमोसोम है। तो उसमें से जो हमारे 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है उनको हम बोलते हैं ऑटोसोम, और एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम है जो कि सेक्स डिटरमिनेशन करता है, एलोसोम्स, जिसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। अगर एक्स का एक्स के साथ मैच है तो दैट मीन्स फीमेल, और एक्स का वाई के साथ मैच है दैट मीन्स अ मेल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डोमेन एंड एलिमेंट्स ऑफ द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बारे में डोमेन्स, तो इसको बेसिकली हम 3 कैटेगरी में जो है डिवाइड करते हैं। अभी हमने डिस्कस किया कि डेवलपमेंट हमारा सिर्फ फिजिकली डेवलपमेंट नहीं है, हमारा क्या है, फिजिकल भी है, कॉग्निटिव भी है, तो डोमेन्स है हमारे पास। सो फर्स्ट इज द फिजिकल डोमेन। फिजिकल डोमेन जहां पर हम बात कर रहे हैं मोटर डेवलपमेंट की। तो मोटर डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो 2 तरीके की मोटर डेवलपमेंट है, एक हमारी है फाइन मोटर स्किल्स और एक हमारी है ग्रोस मोटर स्किल्स। सो एनीवन व्हिच इज द फाइन मोटर स्किल्स एंड व्हिच इज द ग्रोस मोटर स्किल्स? क्या होता है फाइन मोटर स्किल्स एंड ग्रोस मोटर स्किल्स? व्हाट इट इज? फाइन मोटर स्किल्स एंड ग्रोस मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स होती हैं कि हमारा जो है छोटा छोटा जो डेवलपमेंट होता है हमारा, जैसे कि इसमें हमारा मसल्स मूवमेंट जो है लार्ज नहीं होती, इसमें हमारी स्मॉलर मसल्स यूज होती हैं। जैसे बच्चा होता है तो बच्चा क्या है कि बच्चा किसी चीज़ को ग्रिप करना सीखता है इस तरीके से, तो ये हमारा क्या है, फाइन है। मूवमेंट ऑफ ए हैंड्स एंड फीट इज ग्रोस मोटर स्किल्स, स्मॉल मसल्स इन्वॉल्व। हाँ, तो स्मॉल मसल्स हमारी क्या है, हमारी फाइन है। जब हमारा बड़ा, तो जैसे आप देखोगे अब आप जो है ग्रोस मोटर स्किल्स हमारी लार्जर मसल्स डेवलप होती है, बच्चा जब चलना सीखता है इस तरीके से। अब आप मुझे ये बताओ कि बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है? एग्जाम में कई बार पूछा जाता है बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होता है, फाइन मोटर स्किल्स टू ग्रोस मोटर स्किल्स या फिर ग्रोस मोटर स्किल्स टू फाइन मोटर स्किल्स? बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होता है, फाइन मोटर स्किल्स टू ग्रोस मोटर स्किल्स या फिर ग्रोस मोटर स्किल्स टू फाइन मोटर स्किल्स? सो बॉडी साइज, बॉडी प्रोपोर्शन, उसकी अपीयरेंस कैसी है, उसका ब्रेन डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, बच्चे का मोटर डेवलपमेंट है, परसेप्शन कैपेबिलिटी, फिजिकल हेल्थ, ये सब हमारा किस में आता है, फिजिकल डोमेन में आता है, ठीक है, किस में आता है, हमारा फिजिकल डोमेन में आता है। तो बोन्स जो होती हैं, बोन्स एट दी बर्थ होती हैं आपकी 270 टू 300 तक, और जो चाइल्डहुड में है वहां पर 350, और एडल्टहुड में होते होते आपकी जो नंबर ऑफ बोन्स है वो कितनी है, 206, 206 हड्डियां हैं आपके पास।
नेक्स्ट है हमारा डोमेन एलिमेंट्स ऑफ डेवलपमेंट में सेकंड है जो हमारा कॉग्निटिव। कॉग्निटिव जिसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव, मेंटल या फिर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, और इसी में हमारा लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट भी आ जाता है, यानी कि हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट भी आ जाता है। सो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपका थॉट प्रोसेस, मेंटल एबिलिटी, आप कैसे सोचते हो, कैसा थॉट प्रोसेस आपका, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी कैसी है आपकी, अटेंशन टू डिटेल्स कितना है, एटीडी कैसा है आपका, कितना आप चीजों को डिटेल में ध्यान में देख पाते हो, आपकी मेमोरी कितनी, आप कितना रिकलेक्ट कर पाते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर कैसी है आपकी, आप कैसे प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हो, आपकी इमेजिनेशन, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी एकेडमिक्स, और जो भी आपकी एवरीडे नॉलेज है, मेटाकॉग्निशन है, आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट है, ये सब क्या है आपका? ये सब है आपका कॉग्निटिव और मेंटल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। नाउ द थर्ड इज द मोरल डेवलपमेंट, जो है आपका सोशियो इमोशन डेवलपमेंट। सोशियो इमोशन मतलब कि सोशल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट है, राइट। सो सेल्फ नॉलेज आपका, ठीक है, सेल्फ एस्टीम, मेटाकॉग्निशन, आपका सेक्सुअल आइडेंटिटी, एथनिक आइडेंटिटी, ये सब सेल्फ नॉलेज आपको यहाँ पर मिल जाती है। मोरल रीजनिंग आपकी कैसी है, अंडरस्टैंड आप की जो इमोशंस डेवलप होते हैं फिर बच्चे में, कैसे वो अंडरस्टैंड करता है, सेल्फ रेगुलेशन, आपका जो है टेम्परामेंट, अंडरस्टैंडिंग, आप कैसे करते हो, दूसरों को कैसे समझते हो, इंटरपर्सनल स्किल्स और फ्रेंडशिप, ये सब आपकी सोशियो इमोशनल में आ जाती है। जब हम अपना फ्रेंड सर्कल बनाते हैं, ये सारी चीजें हमारी सोशियो इमोशनल में आ जाती हैं, ठीक है। नाउ अभी हम पढ़ रहे थे कि भाई फाइन मोटर स्किल्स होती है और एक होती है हमारी ग्रॉस मोटर स्किल्स। सो फाइन मोटर स्किल्स का मतलब क्या है कि रेफर्स टू द कोऑर्डिनेशन बिटवीन चाइल्ड स्मॉल मसल्स, जहां पर स्मॉल मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, जैसे कि बच्चा लुक लाइक दोज इन देयर हैंड्स, हैंड से कुछ चीजें पकड़ता है, या रिस्ट है, फिंगर है, इनसे कोऑर्डिनेशन करता है, विद आईज। तो फाइन मोटर स्किल्स में हमारी स्मॉल मसल्स जो होती हैं बॉडी की, वो उनकी मूवमेंट इन्वॉल्व होती है। जैसे कि हम लिखते हैं, राइटिंग है, तो हमारा इतना पोर्शन यूज होता है राइटिंग में, कोई चीज पकड़ते हैं ग्रैब्स, तो हमारी ये चीज यूज हो रही है, स्मॉल मसल्स यूज हो रही हैं हमारी, ठीक है। कोई भी टॉय पकड़ा हमने, कोई भी ऑब्जेक्ट पकड़ा, कोई भी क्लॉथ पकड़ा, तो ये सब क्या है हमारी फाइन वाली है, ठीक है, फाइन है। तो फाइन मोटर कंट्रोल एंड डिटेक्टिव, दीज फाइन मोटर स्किल्स हेल्प स्किल परफॉर्म डेली लिविंग। तो ये बहुत डेली लिविंग के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। बच्चा खेलना शुरू करता है तो ट्वाइस पकड़ता है, बच्चा लिखना शुरू करता है, बच्चा बुक्स कॉपी पकड़ना शुरू करता है, बच्चा खेलना शुरू करता है, तो सबसे ज्यादा किसका? फाइन मोटर स्किल्स का यूज हो रहा है। तो डेली लाइफ में बहुत जरूरी है। कॉम करता है, बटन करता है, या शूज के लेसेस बांधता है, या फिर अपने फिंगर से खाना जो खाता है वो, या फोक यूज करता है, मिल्क वगैरह पीता है, रेस्ट रूम यूज करना, वॉशरूम वॉश करना उसके हैंड, तो ये सब क्या है हमारे? दीज ऑल आर दी फाइन मोटर स्किल्स जो उसकी डे टू डे लाइफ के लिए जरूरी है। नेक्स्ट है हमारा ग्रोस मोटर साइकिल, ग्रोस मोटर स्किल्स, सॉरी ग्रोस मोटर स्किल्स क्या है हमारी? जहां पर हमारा इन्वॉल्वमेंट है लार्जेस्ट मसल्स का, ठीक है। सो टिपिकली इट इज एन प्रेडिक्टेबल पैटर्न। तो बच्चा ने फाइन मोटर स्किल्स में थोड़ा डिफिकल्ट है कि बच्चा पहले टॉय पकड़ना सीखेगा, बच्चा लिखना सीखेगा, पेन पेंसिल सीखेगा, क्या चीजें सीखेगा, वो एक नॉर्मल पैटर्न नहीं है, राइट। ग्रोस मोटर स्किल्स में हमारा जनरली एक नॉर्मल पैटर्न होता है कि बच्चा पहले देखोगे अपने फिट से गुडलिया चलना, जो हम बोलते हैं कि अपने पैरों से चलना उसने सीखा है, फिर बच्चा थोड़ा जो है खड़ा होना सीखता है, फिर चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है। एक पूरा एक हमारा क्या है, एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न है कि पहले बच्चा ऐसा करेगा, फिर ऐसा करेगा, फिर ऐसा करेगा और फिर ऐसा करेगा, राइट। तो लार्जर मसल्स जैसे कि आर्म्स, लेग्स, ट्रंक, ये चीजें पहले डेवलप होती हैं। सो द किड्स मास्टर ग्रोस मोटर स्किल्स सच एज वॉकिंग फर्स्ट, स्मॉल मोटर स्किल्स व्हिच रिक्वायर कंट्रोल एंड डिटेक्सी द हैंड्स एंड फिगर कम लेटर। सो दिस इज अ प्रोग्रेशन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स द एक्सट्रीमिट्स, फिट, हैंड और फिंगर्स। तो अब क्वेश्चन था मेरा कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो कैसे होता है, वो उसका फाइन मोटर स्किल्स टू ग्रोस होता है या ग्रोस टू मोटर स्किल होता है। मैंने दोनों डिफाइन कर दिए हैं। अब आप मुझे बताओ कि बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होता है। बच्चा पहले चीजें पकड़ना सीखता है कि बच्चा पहले चलना फिरना सीखता है? बताइए फटाफट से। ग्रोथ ऑफ चाइल्ड फ्रॉम ग्रोस मोटर स्किल्स टू फाइन मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स टू ग्रोस मोटर स्किल्स। पहले हमारा ग्रोथ डेवलप होता है, तब हम ग्रोथ से फाइन मोटर स्किल्स की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रोथ टू फाइन हम जाते हैं।
बच्चा पहले बैठना सीखता है, बच्चा पहले खुद पर ग्रिप बनाना सीखता है, फिर बाद में वो अपना यहाँ से पैर या इस तरीके से अपना जो है सर, ये सारी चीजें को सेट करना सीखता है, राइट। नेक्स्ट है हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो भी हमने पढ़ा, तो सभी बच्चे सीखते हैं। और सीखना किस चीज़ पर डिपेंड करता है, जब बच्चा पेरेंट्स के थ्रू है, अपना फैमिली में है तो पेरेंट्स से सीखता है। फिर बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, बाहर वो पार्क वगैरह में आप उसको घुमाने ले जाते हो, वहाँ पर उसका फ्रेंड सर्कल बनता है। फिर वो स्कूल जाता है, स्कूल में उसका फ्रेंड सर्कल है, टीचर से वो वहाँ पर सीख रहा है। तो बेसिकली लर्निंग का मतलब क्या है कि जो बच्चा है वो एक एनवायरमेंट से दूसरे एनवायरमेंट में अडप्ट हो रहा है। अडेप्टेशन टू द वंस एनवायरमेंट थ्रू द यूज ऑफ कॉग्निटिव इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, जो उसने घर पे सीखा है वही चीजें वो बाहर यूज करता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को आप डिफाइन कर सकते हो एज एन इंडिविजुअली एबिलिटी, अभी हम उस पर आ रहे हैं। individual ability to cope with the changing world through continuous organization and reorganization of experience। बच्चा पहले कुछ चीजें सीखता है, उसको अप्लाई करता है, फिर वो बाहर जाता है, फिर वो कुछ और नई चीजें देखता है, फिर उसको अप्लाई करता है, ठीक है। अब आप बच्चा जो है, आप बच्चा घर पे है, घर पे वो आप बच्चे को आपने आदत डाली है, मोबाइल से देखेगा, कार्टून्स वगैरह या सॉन्ग सुनेगा, उसके बाद ही वो खाना खाता है। अब बच्चा स्कूल में चला गया, स्कूल में तो ये चीज नहीं है, स्कूल में तो उसकी हैबिट चेंज होगी। तो वहां पे क्या है कि वो जो है प्रॉपर तरीके से टीचर ने सिखाया, भाई पहले हैंड वॉश करना है, आराम से बैठना है, खाना है, इस तरीके से प्रॉपर बैठना है, और खाना आसपास गिरना नहीं चाहिए, बहुत प्रॉपर तरीके से। तो वो सारी चीजें अब सीखता है। तो कुछ चीजें जो आपने स्कूल घर पे सिखाई होंगी, टीचर उस चीज को कुछ और बता रही है, तो फिर बच्चा उन्हीं चीजों को ग्रेस्प करना सीखता है। जब फर्स्ट स्टेज में बच्चा टीचर के पास जाता है तो उसके लिए टीचर भगवान का रूप होती है। जो एक बार चीज बोल दिया टीचर ने, टीचर सही है। अगर टीचर ने ए फॉर एप्पल बोला है तो आप घर पे उसको ए फॉर एंड सिखाने की कोशिश करो, आप गलत तो टीचर सही है, नहीं? तो बच्चा रीऑर्गेनाइज करता है, जो भी चीजें उसने सीखी हैं, जो भी चीजें आपने उसको सिखाई हैं, उनको कनेक्ट करता है, नई चीजें सीखता है, और कुछ चीजों को हटा के इरेज करके दोबारा से अपना रीडेवलपमेंट करता है, रीऑर्गेनाइज करता है चीजों को, राइट। नेक्स्ट है हमारा सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है। तो सोशल इमोशनल डेवलपमेंट मतलब चाइल्ड्स ग्रोइंग अंडरस्टैंडिंग। सोशल डेवलपमेंट जो उसका फ्रेंड सर्कल बन रहा है, जो वो सोशल स्किल सीख रहा है, इमोशनली अटैच हो रहा है, तो वो सारी चीजें। सो ग्रोथ, अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोल ऑफ देयर इमोशन, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना भी सीख जाता है बच्चा धीरे धीरे, राइट। तो दे आल्सो बिगिन टू आइडेंटिफाई, कि वो समझ जाते हैं कि कैसी दूसरे की फीलिंग है। आप बच्चे को जो है बाहर पार्क में खिला रहे हो तो उसको समझ आ जाता है कि ये मेरा दोस्त बन सकता है, ये मेरे साथ खेलना चाहता है, ये नहीं खेलना चाहता है, या इसके पेरेंट्स मुझे जो है देख के खुश नहीं है, या ये जो डॉग है ये मेरे पास आ सकता है, आराम से मेरे साथ कंफर्टेबल है। तो सारी चीजें सीख जाता है कि दूसरे लोग उसके बारे में क्या फील करते हैं, वो कोऑपरेट करना सीख जाता है, एम्पैथी फील होती है। कोई बच्चा गिरा, उसको चोट लगी है तो वो एम्पैथी कर सकता है, मोरल रीजनिंग बच्चे में डेवलप हो जाती है। सो दिस डोमेन इंक्लूड्स डेवलपिंग अटैचिंग टू अदर, दूसरे के साथ अटैच होना, ये सीखना कि कैसे हमें एक दूसरे के साथ जो है इंटरेक्ट करना है। तो फॉर इंस्टेंस चिल्ड्रन लर्न हाउ टू शेयर, कैसे उसको जो है शेयर करना है, टर्न्स कैसे लेना है, जो डिफरेंसेस हैं दूसरे में वो भी एक्सेप्ट करना वो सीख जाता है। तो बहुत सारे डिफरेंसेस, टाइप ऑफ रिलेशनशिप फ्रॉम पेरेंट्स से सिबलिंग्स टू पीयर्स में, टीचर्स में, कोचेस में, अदर इन द कम्युनिटी, बच्चा यहाँ पर जो है हमारा ये सब चीजें सीख जाता है। नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन जो आता है वो है हमारा जो है, एक तो हमने यहाँ पर पढ़ा है सीफालोकोडल की डायरेक्शंस क्या होती है, प्रोसेस की, बच्चे का जो डायरेक्शंस होती है वो किस तरीके से उसका डेवलपमेंट होता है। सो द प्रोसेस ऑफ सीफालोकोडल डायरेक्शन फ्रॉम हेड डाउन टू टेल, कि हेड से लेकर टेल तक डायरेक्शन होती है। बच्चा पहले बैठना सीखता है, फिर अपना हेड सेट करता है, फिर इसी तरीके से फिर बच्चा ऐसे गुड़लिया चलना सीखता है, फिर जाके वो पैरों से अपना चलना सीखता है, राइट। तो बच्चे का जो डेवलपमेंट है, जो उसका हेड टू टो की तरफ हो रहा है, दैट इज अ सीफालोकोडल। याद रखना है आपको, ये टर्म जो है वो आपको याद रखनी है, ठीक है। सीफालोकोडल हेड टू tail में। So this means that improvement in the structure and function come first in the head region, then in trunk and last in the leg region। इसी तरीके से हमारा होता है प्रॉक्सी जो है proximo-distal direction। proximo-distal direction क्या है हमारा? proximo-distal direction the process of proximo-distal direction from center or midline to the periphery direction। development proceed from near to far। तो पहले बच्चा बैठा है, फिर उसके बाद उसने जो है हैंड या इस तरीके की पैर की जो एक्टिविटी उसने बाद में उसने वो काम किया ना, शुरू किया अपना, ठीक है। सो सीफा जो हमारा है सेफालोकोडल वो है हमारा हेड टू फुट, और सेकंड आपको याद रखना है प्रॉक्सिमोडिस्टल, कि यहाँ पर आपका नियर टू फार की तरफ जो आपका डायरेक्शन है वो यहाँ पर है। नेक्स्ट फिर हम डेवलपमेंट के बारे में करते हैं बात, जेनरिक टू स्पेसिफिक।
What is the generic and what is the specific? So children use their cognitive and language skill to reason and solve the problems. जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, कॉग्निटिव और लैंग्वेज स्किल्स को यूज करते हैं कि कैसे प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है, राइट. तो चिल्ड्रन एट फर्स्ट आर एबल टू होल्ड बिग थिंग्स, पहले वो बिग थिंग्स को जो है यूज करना सीखते हैं, ठीक है, बोथ आर्म से, फिर नेक्स्ट पार्ट में वो सिंगल हैंड से, और फिर छोटी छोटी चीजों को उठाना सीख जाते हैं, वो पीस है, सीरियल्स है, इन सब चीजों को, ठीक है. तो चिल्ड्रन जो है पहले जो हमारा है पहले जर्नल और फिर स्पेसिफिक की तरफ मूव करता है, ठीक है. पहले वो पेंसिल होल्ड करना, फिर सर्कल्स ड्रॉ करना, स्क्वायर ड्रॉ करना. सो हमारा क्या है, जेनरिक टू स्पेसिफिक की तरफ, ठीक है. तो ये था हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, हेरिडिटी के बारे में जो हमने पढ़ा. उसके बाद हमारी एक थ्योरी है, दैट इज अ ब्रोन-फेर्मेयर इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी है. ये क्या कहते हैं, ये हमारी ये थ्योरी है कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो किस तरीके से हो रहा है, उसमें किस किस का इन्वॉल्वमेंट है. बेसिकली सबसे पहला हमारा जो चाइल्ड है उस पर डिपेंड करता है हमारा इमीडिएट इन्वायरमेंट. इमीडिएट एनवायरमेंट यानी कि फैमिली, स्कूल, पीयर्स, उनका कैसा एनवायरमेंट है वो बच्चे के डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है. आपका फैमिली है, फैमिली में पेरेंट्स की क्या हैबिट है, अगर मान लीजिए फैमिली की हैबिट है कि वो टाइम से सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, तो बच्चे की भी हैबिट वही हो जाएगी. कि पेरेंट्स जो है बुक्स पढ़कर सोते हैं, रात को सब अपना डिनर सब साथ करते हैं, तो बच्चे की हैबिट भी वही हो जाएगी. इसी तरीके से स्कूल में क्या एनवायरमेंट है, पीयर्स का क्या एनवायरमेंट है, सबसे ज्यादा जो अफेक्ट पड़ता है बच्चे पर वो उसके इमीडिएट एनवायरमेंट का अफेक्ट पड़ता है. नेक्स्ट है फिर हमारा माइक्रो सिस्टम. माइक्रो सिस्टम क्या है, कनेक्शंस की रिलेशन विद द माइक्रो सिस्टम की किस तरीके का कनेक्शन है, जो चीजें वो बच्चा देखता है उन्हीं चीजों को वो क्या करता है, कनेक्ट करके उन्हीं सब चीजों को वो जो है सीखना शुरू कर देता है. जैसे पेरेंट्स कर रहे हैं बच्चा वैसे कर रहा है, जैसे स्कूल में टीचर सिखा रहे हैं बच्चा वैसे कर रहा है, पीयर से भी काफी सारी चीजें सीखता है. तो वो कनेक्ट करके, रिलेट करके, ऑर्गेनाइज, रीऑर्गेनाइज करके बच्चा जो है चीजों को सीखता है, कनेक्शंस बनाता है, ठीक है. तो यहाँ पर उसका जो है फ्रेंड्स बनने लग जाते हैं. यहाँ पर फैमिली, स्कूल, पीयर्स है, यहाँ पर उसने अपने फ्रेंड्स भी बनाए, उनसे भी चीजें सीख रहा है. नेक्स्ट है हमारा देन मीजो सिस्टम. मीजो सिस्टम है इनडायरेक्ट एनवायरनमेंट, एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें बच्चा नहीं है लेकिन बच्चे पर उस एनवायरनमेंट का अफेक्ट हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स वर्क प्लेस है या नेबर्स और एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स है. पेरेंट्स वर्क प्लेस है, सपोज मान लीजिए कि पेरेंट्स में अगर मान लीजिए बाई चांस जैसे कोविड था भी तो जैसे किसी की जॉब चली गई तो उसका अफेक्ट बच्चे पर पड़ेगा. प्रमोशन टाइम से नहीं हुआ, उतना नहीं हुआ जितना कि एक्सपेक्टेड था, तो बच्चे पर उसका अफेक्ट पड़ता है. बच्चा को किस तरीके से अफेक्ट पड़ेगा, एक तो फाइनेंशियली अफेक्ट पड़ सकता है. सेकंड जो है मान लीजिए पेरेंट्स जो है एनवायरनमेंट इस तरीके का कि ऑफिस में बहुत ज्यादा काम करके या कोई स्ट्रेस है, वो बच्चे पर भी अफेक्ट दिखेगा क्योंकि पेरेंट्स का स्ट्रेस जो है बच्चे को हमारा पास ऑन हो रहा है. तो बच्चा ऑफिस तो नहीं गया, वहां पर वर्क प्लेस पर तो नहीं गया, पेरेंट्स के वर्क प्लेस पर जहां पर स्ट्रेस था, क्योंकि पेरेंट्स वो स्ट्रेस कैरी करके घर लेकर आए हैं, तो वो इनडायरेक्ट एनवायरनमेंट का अफेक्ट हमारे चाइल्ड पर पड़ रहे हैं, ठीक है. इसी तरीके से नेबर्स का और एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स का भी इनडायरेक्टली एनवायरनमेंट हमारा पड़ता है. नेक्स्ट है हमारा फिर एक्सो सिस्टम, सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज. बच्चा जो है एक दूसरे के सोशल और कल्चरल वैल्यूज से भी चीज़ों को सीखता है, उसका भी हमारा जो है बच्चे के डेवलपमेंट पर अफेक्ट पड़ता है. बच्चा कहाँ रहता है, किस तरीके से रहता है. अब आप देखो कि एक बच्चा इंडिविजुअल होम में रहता है, वो जाता है अपना बस घर पर और आ जाता है. वहीं पर आप सोसाइटी में देखो बच्चे सबके एक साथ खेल रहे हैं. सोसाइटी में आप ज़्यादातर देखे हो फ्लैट्स में कि ऐसी एक अच्छी सी सोसाइटी है जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग जगह से लोग रहते हैं. सपोज अगर आप देखोगे कि आपका बच्चा हिंदी बोलता है घर में, लेकिन किसी ऐसे बच्चे के साथ उसने खेलना शुरू कर दिया जो पंजाबी या कोई साउथ इंडियन फैमिली है उसके साथ खेल रहा है, तो बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाता है, वो उन चीजों को सीख लेता है. या फिर जो है दूसरे लोग किस तरीके का फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनके क्या कल्चरल वैल्यूज है, बच्चा उन चीजों को भी सीखता है, तो उसका भी बच्चे पर इफेक्ट पड़ता है. नेक्स्ट है हमारा क्रोनस सिस्टम, चेंजेस ओवर टाइम. चेंजेस इन फैमिली स्ट्रक्चर, फैमिली स्ट्रक्चर जो चेंज होता है बच्चे का उस पर भी अफेक्ट पड़ता है. पहले एक बच्चा था, अब सेकंड बच्चा आ गया है, तो बच्चे को लगने लग जाता है कि अब मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, अब इस छोटे बच्चे को जो है उस पर ज्यादा फोकस दिया जा रहा है. वो कहीं ना कहीं खुद को लेफ्ट आउट फील करता है. या कई बार घर में बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, दादी है, परदादी है, उनकी डेथ हो जाती है, तो बच्चा जो है अगर उनसे ज्यादा करीब था तो उसका भी बहुत ज्यादा इफेक्ट जो है बच्चे पर पड़ता है. तो चेंजेस ओवर टाइम फैमिली स्ट्रक्चर से भी जो है बच्चे की डेवलपमेंट पर उसका अफेक्ट पड़ता है, ठीक है. तो यहाँ पर हमने एक थ्योरी कर ली है और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ लिया. आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा. तो अगर आप नोट्स ऑर्डर करना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल की, तो एमआरएस, यूपीएससी, केवीएस, एनवीएस के लिए आप हमें नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं. डायरेक्टली हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं आप हमें 8447410108 पर. इसके अलावा आप हमारे स्टडी पोर्टल एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं. इस ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. एंड्रॉइड और आईफोन दोनों के लिए अवेलेबल है. स्टोर में जाके आपको
कोर्स सर्च करना है, आपके पास कोर्स आ जाएगा। ये हमारा बैच शुरू हो रहा है 3 जनवरी को, जो कि यूपीएससी, केवीएस, एनवीएस के लिए, जिसमें हम सारा सिलेबस कवर करेंगे और आपकी वैलिडिटी रहेगी नेक्स्ट एग्जामिनेशन तक। इस पर आपका 10,000 रुपए तक का डिस्काउंट है और इसमें आपको हार्ड कॉपी नोट्स भी अभी दिए जा रहे हैं। इसमें आपकी सारी लाइव क्लासेस होती है जो आप अनलिमिटेड टाइम देख सकते हैं। कंटेंट आपका इस तरीके से फोल्डर वाइज ऑर्गेनाइज होता है और साथ ही साथ आपको उस टॉपिक्स की टेस्ट सीरीज भी करवाई जाती है, ताकि आप जो है अपना प्रिपरेशन देख सके कि कहां पर कमी रहेगी, कौन सा टॉपिक आपको दोबारा से रिवाइज करना है। तो ये हमारी फर्स्ट क्लास है सीडीपी की, बट प्रिंसिपल की सीरीज में हमारी ये 3rd क्लास है। 2 क्लासेस हम एडमिन फाइनेंस के कर चुके हैं, तो जिन्होंने नहीं देखी है तो प्लीज उसको भी गो थ्रू कर लेना। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में। कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में, बिहेवियरिज्म के बारे में किसने बात की? बिहेवियरिज्म के बारे में बात की जेबी वॉटसन जी ने, ठीक है। और कॉग्निटिव के बारे में किसने बात की है? कॉग्निटिव के बारे में बात की है जीन पियाजे और ब्रूनर जी ने। और इसके बाद है हमारा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के बारे में हमारा कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में जीन पियाजे और लेवाइगोत्स्की ने बारे में बात की है। तो एक एक करके इनके बारे में देख लेते हैं इन्होंने क्या कहा है। सबसे पहले हमारे पास कौन है? जीन पियाजे जी, ठीक है। जीन पियाजे का नाम सबने सुना होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी है, एक आधा क्वेश्चन हमेशा आ ही जाता है। सो जीन पियाजे कॉग्निटिव कंस्ट्रक्शन थ्योरी एंड रेडिकल इंडिविजुअल कंस्ट्रक्शन थ्योरी के बारे में जीन पियाजे ने बात की है। और लेवाइगोत्स्की की बात करें तो लेवाइगोत्स्की फोकस करते हैं सोशल कंस्ट्रक्शन थ्योरी पर, ग्रुप कंस्ट्रक्शन थ्योरी पर। ये आगे देखेंगे कि इन्होंने क्या कहा है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब क्या है? कंस्ट्रक्टिविज्म की सेल्फ कंस्ट्रक्शन, एक्टिवली लर्निंग जो आप करते हो, जो आप चीजें सीखते हो, खुद से जो चीजें डेवलप कर रहे हो बिना विदाउट ट्रेनिंग भी, जो आप चीजें खुद से सीख रहे हो, मीनिंगफुल लर्निंग होती है। जब हम सेल्फ कंस्ट्रक्ट करते हैं ना तो हमारी मीनिंगफुल लर्निंग होती है, क्योंकि हमें पता है कि हमें क्या करना है, हमें क्या पढ़ना है, हम क्या चीजें सीख रहे हैं, तो हमें पता होता है। तो मीनिंगफुल लर्निंग यहाँ पर होती है आपकी कंस्ट्रक्टिविज्म में। डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग और ह्यूरिस्टिक मेथड, आप खुद से डेवलप करके, डिस्ट्रक्टिव बेस्ड लर्निंग है वो आप यहाँ पर करते हो, यानी कि आपका क्या है? डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग, कि आप चीजों को ढूंढते हो, खुद से सर्च करते हो। अगर आपने ये हमें एग्जांपल ले, हमारे प्रिंसिपल का आपने सिलेबस उठाया, आपने टॉपिक्स देखे कि क्या क्या टॉपिक्स है, उस टॉपिक्स के बारे में आपने स्टडी मेटेरियल इकट्ठा किया, फिर आपने पढ़ना शुरू किया, ठीक है। आपने खुद से डिस्कवर किया, खुद से आपने जो है चीजों को स्टडी करना शुरू किया। साइंटिफिक मेथड, डिस्कवरी मेथड हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए हु इज द फादर ऑफ द चाइल्ड साइकोलॉजी, तो चाइल्ड साइकोलॉजी के फादर कहा जाता है जीन पियाजे को, जिन्होंने कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी दी थी, ठीक है। कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म की इन्होंने थ्योरी दी है और इनको हम फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कहते हैं। ए चाइल्ड हैज इननेट कैपेसिटी टू लर्न, इनका जो एक्सपेरिमेंट है बच्चों के ऊपर, ये कहते हैं कि बच्चा जो है उस पर बहुत कैपेसिटी होती है, बच्चा जो है लर्न कर सकता है, किस पैटर्न में लर्न करेगा, कैसे उसका डेवलपमेंट होता है, वो जीन पियाजे ने बताया है। बायोलॉजिकल मैच्योरिटी होती है कि एज रिलेटेड डेवलपमेंट होता है। जीन पियाजे का मानना है कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो एज रिलेटेड होता है। बच्चा इतने साल का होगा तो ये डेवलप हो जाएगा, ये इतना साल का होगा तो ये चीजें डेवलप हो जानी चाहिए। बच्चा बायोलॉजिकल मैच्योरिटी में जो है बिलीव करते हैं जीन पियाजे जी। ए चाइल्ड एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज बाय सेल्फ एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, जो बच्चा है वो खुद से सीखता है, खुद की नॉलेज से सीखता है और उन सब चीजों से बच्चा जो है सीख रहा है, कंस्ट्रक्ट कर रहा है अपनी नॉलेज को। लेस फोकस ऑन सोशल इंटरेक्शन एंड मोर फोकस ऑन फिजिकल एनवायरनमेंट, यहाँ पे जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चे पर है ना सोशल इंटरेक्शन का इतना फर्क नहीं पड़ता, बच्चा सोशल इंटरेक्ट करके बहुत सारी चीजें नहीं सीखता है। बच्चे का जो मेजर डेवलपमेंट है वो कैसे होता है, उसका फिजिकल एनवायरनमेंट से उसका डिपेंड करता है। तो उन्होंने अपने ही बच्चे पर एक्सपेरिमेंट किया था। ये अपने बच्चे को स्कूल लेकर गए और स्कूल जो है वो छोड़कर आए और वापस आके जब इन्होंने पूछा अपने बच्चे से क्या तुम घर से वापस अपने स्कूल से घर की तरफ आप आ सकते हो, तो उसने कहा नहीं, क्योंकि मुझे रास्ता नहीं पता, मुझे घर से स्कूल जाने का रास्ता तो पता पर स्कूल से घर जाने का रास्ता नहीं पता है। इनमें जो कुछ कमियां थी कि बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट की इन्होंने बात नहीं की, इन्होंने सोशल इंटरेक्शन को जो है बिल्कुल ही नेग्लेक्ट किया। ये कहते हैं कि बच्चा जो है फिजिकल एनवायरनमेंट से ही सारी चीज उसके अकॉर्डिंग सीखता है और बायोलॉजिकल मैच्योरिटी होती है, बच्चा एज रिलेटेड बच्चे में डेवलपमेंट होता है। इन्होंने चाइल्ड को लिटिल साइंटिस्ट भी कहा था। तो अगर पूछा जाए कि लिटिल साइंटिस्ट किसने कहा है बच्चों को, तो वो है हमारे जीन पियाजे जी, ठीक है। ये कहते हैं कि जीन जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी होती है, हेरिडिटी का जो है अफेक्ट बच्चे के डेवलपमेंट पर पड़ता है। और एडल्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द चाइल्ड इन मेंटल क्वालिटी, अडल्ट जो है हमारा वो अलग है और बच्चे की मेंटल एबिलिटी क्या है वो हमारी अलग है, तो एडल्ट हमारा डिफरेंट है। यहाँ से क्या क्या प्रोसेस होता है, इन्होंने कुछ टर्म्स का यूज किया है। फर्स्ट इज द स्कीमा,
स्कीमा क्या है? Any information or knowledge, thinking pattern, mental structure, knowledge that helps us to interpret and understand the world. एक स्कीमा हम बनाते हैं, कोई भी चीज़ हमने देखी, कोई भी चीज़ हमने समझी, कोई भी इंफॉर्मेशन और नॉलेज हो सकती है, वो कोई भी थिंकिंग का पैटर्न हो सकता है, मेंटल स्ट्रक्चर हो सकता है, तो बेसिकली एक स्कीमा हमने बना ली और ये नॉलेज हमें हेल्प करेगी और हम इसको अप्लाई करके जो है इंटरप्रेट हम इसको करेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे कैसे। नेक्स्ट है हमारा एसिमिलेशन, यूजिंग एन एग्जिस्टिंग स्कीमा टू डील विद अ न्यू ऑब्जेक्ट। तो जो हमने चीज ग्रैब की है, जो चीज हमने सीखी है, अब उसको हम अप्लाई करेंगे किसी न्यू सिचुएशन पर, दैट इज आवर एसिमिलेशन। नेक्स्ट है हमारा अकोमोडेशन। अकोमोडेशन क्या है? चेंजिंग और अल्टरिंग आर एग्जिस्टिंग स्कीमा नॉलेज इन लाइट ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जब हमने जो चीज सीखी हमने किसी नई सिचुएशन पर अप्लाई की, लेकिन वो वहां पे अप्लाई करना सही नहीं था, उसके लिए कुछ और अप्लाई होना था, तो किसी ने हमें बता दिया कि ये चीज ऐसे नहीं, ये चीज ऐसे होगी, तो हमने क्या कर लिया? हमने अपनी नॉलेज को अपडेट कर लिया, हमने अपने स्कीमा को अपडेट कर लिया, जो हमें न्यू इन्फॉर्मेशन मिली, यानी कि हमने उस चीज को अकोमोडेट कर लिया, राइट। नेक्स्ट है हमारा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या है? ए बैलेंस बिटवीन अप्लाइंग प्रीवियस नॉलेज एंड चेंजिंग बिहेवियर टू अकाउंट फॉर द न्यू नॉलेज। आपका एसिमिलेशन और आपका अकोमोडेशन दोनों में अगर बैलेंस हो पा रहा है, यानी कि जो आपने पहली चीज सीखी थी और जो आपने अप्लाई की और दूसरी किसी ने बताया आपको ये चीज ये नहीं, ये चीज ये है, उन दोनों को आप कैसे एक बैलेंस कर पा रहे हो, आप उन दोनों को अप्लाई कर पा रहे हो, उन दोनों को चीजों को समझ पा रहे हो कि आपका बैलेंस बैठ पा रहा है। अगर बैठ पा रहा है दैट इज इक्विलिब्रियम, अगर नहीं तो वो हमारा क्या है? डिसइक्विलिब्रियम है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अडेप्टेशन। अडेप्टेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। आप अडेप्ट कर रहे हो चीजों को, जो आपने पहली चीज सीखी फिर दूसरी चीज सीखी, उसको आप अडेप्ट कर रहे हो। एंड ऑर्गेनाइजेशन आपके माइंड में, आपकी मेमोरी में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक बच्चा है, उसने बर्ड के बारे में सीखा, ठीक है, उसने बर्ड के बारे में सीखा कि आसमान में है, उड़ रहा है, इस तरीके का एक पक्षी है और ये हमारा क्या है? बर्ड है। अब इसके माइंड में ये पिक्चर क्रिएट हो गई कि दिस इज अ बर्ड और ये हमारा क्या है? बच्चे के लिए ये स्कीमा है कि उसने अपनी ये नॉलेज को डेवलप कर लिया है। ठीक है, अब ये एक दिन ये बच्चा अपनी बहन के साथ कहीं पर जाता है और इसको दिखाई देता है एरोप्लेन। ये अब बोलता है बच्चा इस एरोप्लेन को देखकर बर्ड बर्ड, लेकिन इसकी बहन इसको बताती है कि नहीं, ये बर्ड नहीं है, ये क्या है? ये एरोप्लेन है। सो दैट इज अ एसिमिलेशन। जब इसने इस नॉलेज को कि ये बर्ड है यहां पर यूज किया एरोप्लेन के लिए, दैट वाज द एसिमिलेशन। ठीक है, जो इसने समझा कि ये हमारा बर्ड है, वो हमारा क्या था? वो हमारा था स्कीमा। अब इस की बहन ने इसको बताया कि ये बर्ड नहीं, ये हमारा एरोप्लेन है। ठीक है, तो अब इसने ये चीज सीख ली कि ये हमारा एरोप्लेन है, दैट इज अ अडेप्टेशन। अडेप्टेशन हो गया। अब बच्चा ये समझ गया कि ये एरोप्लेन है और ये हमारा बर्ड है। अगर वो दोनों सिचुएशन में समझ पा रहा है कि बर्ड कौन सा है, एरोप्लेन कौन सा है, अगर वो दोनों सिचुएशन में अपना अडेप्टेशन और एसिमिलेशन को यूज कर पा रहा है, सही से डिफरेंशिएट कर पा रहा है दोनों में, तो वो क्या है? उसका इक्विलिब्रियम, क्या कि उसकी दोनों नॉलेज ही एक तरीके से बैलेंस हो गई। और अगर नहीं कर पा रहा है तो दैट इज डिसइक्विलिब्रियम। ठीक है, क्लियर है ये सारी टर्म्स? Is it clear? ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स थी जो जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ने से पहले हमारी यूज होती है, राइट। अब बात करते हैं स्टेजेस की। जो बच्चे का डेवलपमेंट है वो किस तरीके से होता है, वो कैसे होता है। तो बच्चे का डेवलपमेंट के लिए जीन पियाजे जी ने कुछ स्टेजेस यहाँ पर बताई हैं। फर्स्ट इज सेंसरी मोटर स्टेज, जो होती है हमारी बर्थ टू 2 इयर्स तक। नेक्स्ट है हमारी जो है यहाँ पर प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो है हमारी 2 to 7 इयर्स तक। नेक्स्ट हमारा है कंक्रीट ऑपरेशन, जो है 7 to 12 इयर्स तक। और उसके बाद है फॉर्मल ऑपरेशन, जो है हमारी 12 इयर्स ऑलमोस्ट। तो सबसे पहले हमारा सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज हमारा क्या कहता है कि इंफॉर्मेशन इज गेन थ्रू देयर सेंसेस। नाम से पता चल रहा है कि सेंसेस, सेंस हमारा सेंसरी मोटर है कि सेंसेस के थ्रू बच्चा सीख रहा है। बच्चा अपनी आई से, नोज से, ईयर से, टंग से, स्किन से, यानी कि बच्चा जो देख रहा है, जो स्मेल कर रहा है, जो सुन रहा है, जो टेस्ट कर रहा है, जो फील कर रहा है, उन सब चीजों से सीख रहा है। एंड द मूवमेंट, उसके मोटर एक्शन से सीख रहा है टू लर्न अबाउट द वर्ल्ड। So they want to put
एवरीथिंग इन देयर माउथ। आपने देखा होगा जो बच्चा छोटा होता है वो हर एक चीज क्या चाहता है कि बच्चा बस अपने मुंह में डाले, चाहे वो टॉय है, चाहे हैंड है, चाहे मोबाइल है, चाहे टीवी का रिमोट है, कुछ भी हो, ठीक है। सो वो सब क्या चाहता है, बच्चा अपने हैंड में, अपना माउथ में डालना चाहता है। तो ठीक है, तो ये सारी चीजें बिकॉज कि वो देखना चाहता है, वो सीखना चाहता है, तो उसको लगता है आपने उसको एक चीज दी कि सारी चीजें हमारी खाने के लिए होती हैं, अगर आप उसको कुछ चीजें खिला रहे तो वो ये चीजें करता है, तो वो बच्चा सीखना चाहता है, अपनी सेंसेस के थ्रू लर्न करना चाहता है। So the child tries to make sense of the world during this stage by coordinating sensing experiment। तो बच्चा जो यहाँ पर चीजें सीख रहा है वो देखकर, सुनकर, टच कर कर, फील कर कर, साउंड से जो है, और उसका रीचिंग, टचिंग, इन सब चीजों से बच्चा जो है यहाँ पर सेंसरी मोटर स्टेज में चीजों को सीखता है। यहाँ पर अब हमारी है ना कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद रखनी होंगी। वो क्या है? वन ऑफ द की माइलस्टोन इन दिस स्टेज इज द ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस, दिस इज अ की शिफ्ट इन द डेवलपमेंट वेयर इन्फेंट्स लर्न थ्रू एन ऑब्जेक्ट स्टिल एग्जिस्ट इवन इफ दे कांट सी इट। इफ यू हाइड अ टॉय फ्रॉम इन्फेंट हु अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट परमानेंस यूजुअली फ्रॉम द एज ऑफ 8 months अबव, दे विल लुक फॉर द टॉय। क्या होता है जब छोटा बच्चा होता है, आपने देखा कि बच्चा किसी चीज के पीछे पड़ा है और आपने उसको जो है उससे दूर करना है, तो हम क्या करते हैं कि हाँ, हम उस चीज को छुपा देते हैं और हम बोल देते हैं कि वो चीज चली गई है। तो बच्चा जब छोटा होता है वो चीज को समझ जाता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है 8 months एंड अबव, तो उसको ऑब्जेक्ट परमानेंस पता चल जाता है कि अगर आपने वो चीज बोली है कि वो चीज चली गई, तो इसका मतलब आपने वहीं पर कहीं पीछे छुपाई है, वो चीज अभी भी एग्जिस्ट है, मैं उसको नहीं देख सकता हूँ बट अभी भी एग्जिस्ट करती है। तो बच्चा इस तरीके से अपना लर्न करना शुरू करता है, दैट इज द ऑब्जेक्ट परमानेंस। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्ट परमानेंस और ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंसी डेवलप व्हेन दे ग्रो ओल्डर। तो जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे वो ये चीज को सीखते जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो है हमारी 2 to 7 ईयर्स की, ठीक है। एज भी आपको याद रखनी है यहाँ पे, 2 to 7 ईयर्स की हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज। सो इस स्टेज में क्या होता है, ड्यूरिंग दिस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट चिल्ड्रन बिहेवियर इज वेरी इगोसेंट्रिक होता है। यहाँ पर बच्चा जो है, मुझे अपना टॉय किसी के साथ शेयर नहीं करना, अपने पेरेंट्स किसी के साथ शेयर नहीं करना, ये चीज मेरी है, मैं किसी को नहीं दूंगा, ठीक है। इगोसेंट्रिक यहाँ पर बच्चा बहुत है। दिस इज दे हैव डिफिकल्टी इन सीइंग थिंग्स फ्रॉम द अदर पीपल्स पर्सपेक्टिव। उनके लिए सब कुछ मेरा है, सब कुछ मैं से शुरू होता है, सब मैं हूँ, ठीक है। तो वो बच्चा जो है दूसरों के पर्सपेक्टिव से अभी चीजों को समझना नहीं चाहता है, वो अभी उसमें वो समझ नहीं आई होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दिस आल्सो थिंक इन वेरी कॉन्क्रीट टर्म थ्रू ऑल्दो लैंग्वेज डेवलपमेंट इज अ मेजर माइलस्टोन इन द प्रिपरेशन स्टेज। और यहाँ पर हमारी मेजरली लैंग्वेज डेवलपमेंट भी हो जाता है। एनईपी भी कहती है अप टू 8 years ऑफ द एज तक जो बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट है ना बहुत अच्छे से होता है, ठीक है। तो इसलिए हम जो है अप टू क्लास 3rd तक हम लैंग्वेज डेवलपमेंट पर बच्चे का फोकस करेंगे। लॉजिक इज नॉट ए हॉलमार्क, ट्रांसोडेटिव रीजनिंग, इलॉजिकल लॉजिक होते हैं यहाँ पर, एसोसिएटेड विद प्री ऑपरेशनल चिल्ड्रन बिल्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। दे हैव ए टेंडेंसी टू थिंक देयर टॉयज आर फीलिंग्स, आल्सो नोन एज एनिमिज्म। तो यहाँ पर एक और टर्म हमारे आ गई एनिमिज्म। जो बच्चा अपने टॉय से खेल रहा है तो उसके लिए क्या है कि उसके टॉय में भी जान होती है। बच्चा जब एक टॉय से खेल रहा है, एक मान लीजिए गुड़िया से बच्चे, एक डोल से बच्चा खेल रहा है, तो बच्चा कि हाँ उसको भी कपड़े पहनाने हैं, उसको भी खाना खिलाना है, उसको भी नहलाना है, ये सारी चीजें होती हैं। उनको नहीं पता कि नॉन लिविंग क्या होता है, लिविंग क्या होता है, उनके लिए सब में चीजें में जान होती है। बच्चा गिर गया, आप बोलते हैं ना कई बार, लो हम इस टेबल को मार देते हैं, अब कुछ नहीं हुआ, हमने इसको मार दिया, तो बच्चे को भी पता ही नहीं है कि लिविंग और नॉन लिविंग चीजों में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर बच्चा क्या है, यहाँ पर बच्चा जो है हमारा, उसके लॉजिक्स नहीं है, कुछ भी इलॉजिकल है। तो बच्चा ऑब्जेक्ट परमानेंस, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उसमें आ जाती है, और एनिमिज्म है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्री ऑपरेशनल स्टेज इज ड्रामेटिक एंड इमेजिनेटिव प्ले। तो बच्चे को आपने देखा होगा वो आराम से अपने खिलौने के साथ अपनी इमेजिनेशन में खेलता है, अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कैरेक्टर अपने अकॉर्डिंग ही वो बातें करता है अपने टॉय से, तो उसकी वो ड्रामेटिक और इमेजिनेशन होती है, ठीक है। सो पियाजे थॉट दैट दिस टाइप ऑफ प्ले वाज वेरी बेनिफिशियल टू चिल्ड्रन इन दिस स्टेज एंड द इमेजिनेशन प्ले प्रिपरेशनल चिल्ड्रन कैन एंगेज इन मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, चीज हो जाएगा उससे फिर सोचेगा, फिर उससे सोचेगा, तो वो यहाँ पर डेवलप हो जाता है, एंड लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी है। नेक्स्ट है फिर हमारा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है यहाँ पर। कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में अब बच्चे में लॉजिक आना शुरू हो जाता है। अब बच्चे को समझ आ जाता है भाई ये लिविंग थिंग्स है, ये नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है। तो बच्चा ऑर्गेनाइज करना शुरू कर देता है, बच्चा जो है अपनी थिंकिंग स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर लेस इगोसेंट्रिक है, बच्चा अपने टॉयज भी सबके साथ शेयर कर रहा है, दूसरों के पर्सपेक्टिव से भी चीजों को समझने की कोशिश कर रहा है। उसको पता है खुद के विचारों के बारे में, खुद के थॉट्स के बारे में, खुद की फीलिंग के बारे में, और दूसरों के भी इसके साथ ही वो जो है समझने की कोशिश करता है। यहाँ पर जब बच्चा मिडिल चाइल्डहुड स्कूल में डेवलपमेंट होता है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी आती है उसकी थिंकिंग में। अब बच्चा जो है चीजों को समझता है, उसमें एक्स्ट्रा कंसेप्ट आ जाते हैं यहाँ पर।
एट दिस स्टेज चिल्ड्रन कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन, यहाँ पर कंजर्वेशन के बारे में बच्चा सीख पा रहा है, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट कैन चेंज अपीयरेंस बट स्टिल रिमेन्स द सेम, दिस इज लिंक्ड टू द कंसेप्ट ऑफ मास, वेट एंड वॉल्यूम। जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं ना, बच्चों के लिए जो चीज बड़ी है वही है, जैसे आपने एक बाउल में लिया वाटर, एक ग्लास में लिया, आप उसको इस तरीके से दिखा दो तो बच्चे को लगेगा कि नहीं, जो ज्यादा दिख रहा था वही ज्यादा है। तो यहाँ पर बच्चा मास, वेट, वॉल्यूम, इन सब चीजों के बारे में आप जो है बच्चों को लिंक करना शुरू कर देते हो। और देयर आर टू अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, वो क्या है, रिवर्सिबिलिटी। तो वो रिवर्सिबिलिटी जो एक्सपेरिमेंट्स है उनके बारे में समझ जाते हैं। सेकंड इज डिसेंट्रिक, कि किस तरीके से हमें जो प्रॉब्लम्स है, सिचुएशन है, वो अलग अलग एंगल से यहाँ पर समझना शुरू कर देते हैं। बच्चा जो है एनिमिज्म चला जाता है, बच्चे को लिविंग नॉन लिविंग के बारे में पता है, बच्चा इंडक्टिव रीजनिंग के बारे में जानता है। इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, जो हमारा इंडक्टिव रीजनिंग एग्जाम्पल टू रूल, कि बच्चा इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग दो होती है, दोनों याद रखनी है टर्म्स। इंडक्टिव रीजनिंग क्या है, जब बच्चा एग्जाम्पल देखकर फिर रूल बनाता है। डिडक्टिव रीजनिंग बच्चे ने पहले रूल सेट किया फिर उसके बाद एग्जाम्पल है, ठीक है, वो हमारा डिडक्टिव। तो इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों ही याद रखना है। फिर नेक्स्ट है हमारा फॉर्मल, या जिसको हम बोल रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशन स्टेज। तो फाइनल स्टेज जो पियाजे ने आइडेंटिफाई की है, यहाँ पर बच्चे को एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और साथ ही साथ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट के साथ बच्चा डील करना सीख जाता है। इस स्टेज में जो एडोलसेंस है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में, वो मोर साइंटिफिकली चीजें सीखने लग जाते हैं। बच्चा अब स्टडी कर रहा है, पढ़ रहा है, चीजों को समझ रहा है, कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो बच्चा अपना साइंटिफिक उसकी सोच आ जाती है, वो लॉजिकल थिंकिंग करने लग जाता है। और यहाँ पर डिडक्टिव रीजनिंग, बच्चा पहले रूल सीखता है फिर एग्जाम्पल पे जाता है। और इंडक्टिव रीजनिंग तो यहाँ पे साथ ही साथ है। दोनों टर्म याद रखनी है, एग्जाम में पूछा गया था, एनवीएस या केवीएस में से एक में आया था। इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, दोनों में से एक टर्म पूछी गई थी। इंटरेस्टिंगली पियाजे एक्सप्लेन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एज अ क्वालिटेटिव चेंज। पियाजे इसको क्या मानते हैं, ये हमारा क्वालिटेटिव चेंज है। इट इज नॉट जस्ट दैट ए चाइल्ड इन फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज नोज मोर देन ए चाइल्ड इन अनदर स्टेज, व्हाट इज डिफरेंस इज हाउ दे थिंक अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम। कि ऐसा नहीं है कि बच्चा जो है किस स्टेज में क्या है, कितना सीख रहा है, क्या ज्यादा है, ये है कि बच्चा कैसे सोच रहा है, बच्चा अपने आसपास के एनवायरमेंट के बारे में कैसे सोच रहा है उसके अकॉर्डिंग है। और यहाँ पे बच्चा जैसे सेकेंडरी स्कूल में एंटर होता है अडल्टहुड में, तो उसकी में जो है इस तरीके की थिंकिंग जो है डेवलप हो जाती है, उसको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। जीन पियाजे की थ्योरी में कुछ और पॉइंट्स अगर हम ऐड ऑन करें तो पियाजे वर्क जनरेटेड इंटरेस्टेड इन डेवलपमेंट साइकोलॉजी। पहले क्या था ना कि पहले ऐसे डेवलपमेंट के बारे में किसी ने बात नहीं की थी, और जीन पियाजे ने ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, अपने ही बच्चों पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने थ्योरी बना दी। तो एक पूरा एक्सपेरिमेंटल या फिर कोई लैब प्रूफ नहीं था उनकी जो एक्सपेरिमेंट आया, बट क्या था कि इससे डेवलपमेंट जो साइकोलॉजी है वो कहीं ना कहीं डेवलप हो गई, कि उन्होंने डेवलपमेंट एक तरीके से स्टेजेस दे दी, तो उससे जो है ये साइकोलॉजी में इंटरेस्ट होगा कि ठीक है डेवलपमेंट को हम स्टडी करना शुरू करते हैं। तो बच्चों जो लोग हैं उनका जो है कि किस तरीके से चाइल्ड का वर्ल्ड है, उनके मेथड कैसे है, उन चीज़ों को जो है सोचना शुरू कर दिया हमने, उस चीज़ों के बारे में हमने सोचना शुरू कर दिया। A number of instructions actually have been derived from the Piaget, तो पियाजे के वर्क से काफी सारे स्ट्रेटेजी निकाली गई और उसके बाद ही फिर डेवलपमेंट पर आगे काम हुआ बहुत सारे फिर, और साइकोलॉजिस्ट आए जिन्होंने डेवलपमेंट थ्योरी दी। पहली थ्योरी जीन पियाजे। द सैंपल जो है हमारा वो बायस था, क्योंकि लैब तो प्रूफ है ही नहीं, कुछ बहुत ज़्यादा सैंपल पे हमने किया ही नहीं। घर के बच्चे हैं, घर के बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया, मतलब खुद के बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया, तो सेम एनवायरनमेंट मिल रहा है, सेम सारी चीज़ें हैं, सेम जेनेटिक्स है, सेम हेरिडिटी है, तो एक बहुत ही छोटा सा सैंपल साइज हमारा, होमोजीनियस है और स्मॉल है। जो वेरियस फैक्टर्स की हम बात कर रहे हैं ना कि बच्चे का एनवायरनमेंट कैसा है, बच्चे का जो है फैमिली का जो है बिहेवियर कैसा है, बच्चे का जो है एक तरीके से हेरिडिटी कैसे, वो चीज़ें अलग नहीं हो रही, सेम है, होमोजीनियस है जो, तो वो यहाँ पर जो है एक तरीके से मिसिंग था। तो एक स्मॉलर जेनेटिक हेरिटेज और एनवायरनमेंट दोनों का सेम ही है, तो इससे जो है हमारा जो थ्योरी है डेवलपमेंट की वो कहीं ना कहीं उतनी सही नहीं है, बट हाँ पहली बार थी तो ठीक है, लोगों ने इसके कारण फिर आगे डेवलपमेंट के बारे में कंसिडर करना शुरू किया। पियाजे does not consider the effect of social setting, culture on the cognitive। पियाजे बिल्कुल सख्त है, पियाजे बोलते हैं भाई जो अपना ही बिहेवियर है ना, अपना ही जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उसी का फर्क पड़ता है, ये सोशल सेटिंग से, फ्रेंड सर्कल कैसा है, पीयर ग्रुप कैसा है, स्कूल में क्या हो रहा है, इससे कोई चीज़ फर्क नहीं पड़ती। बच्चा जो चीज़ें सीख रहा है खुद से सीख रहा है, खुद से एक्सपेरिमेंट कर रहा है, खुद से सीख रहा है, उसी का इफेक्ट होता है, बाकी सोशल कल्चर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये पियाजे जी का मानना था।
अब जीन पियाजे पहली बार थ्योरी आई, और थ्योरी आई तो क्रिटिसिज्म ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्रिटिसिज्म भी यहाँ पर हुआ। क्रिटिसिज्म में क्या हुआ यहाँ पर कि पियाजे इग्नोर द इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर। तो सबसे पहले तो पियाजे ने सोशल की बात ही नहीं की, सोसाइटी को उन्होंने इग्नोर कर दिया डेवलपमेंट में। सेकंड प्रॉब्लम है विद स्टेजेस, कि अब ये कहते हैं कि चाइल्ड जो है यूजेस द लर्निंग ऑफ वन स्टेज इनटू अनदर, एक स्टेज से जो लर्निंग है वो दूसरे स्टेज में यहाँ पर यूज करता है। ये कहते हैं कि बच्चे का डेवलपमेंट है जो इसी तरीके से हो रहा है, बच्चा इस स्टेज में ये करेगा, इस स्टेज में ये करेगा, इसके अकॉर्डिंग है। डेवलपमेंट कंटिन्यूस प्रोग्रेस है, और जो पियाजे जी हैं उन्होंने 18 साल तक ही बात की कि 18 साल तक ऐसे डेवलपमेंट होगा, उसके बाद क्या होगा, कैसे होगा, वो मिसिंग था, क्योंकि डेवलपमेंट तो हमारा टिल दी एंड ऑफ लाइफ होता है। He underestimated the child ability. उन्होंने चाइल्ड एबिलिटी को अंडर एस्टिमेट किया है। जो भी उन्होंने स्टेजेस बताई हैं कि बच्चा स्टेज पे ये करेगा, स्टेज पे ये करेगा, तो हम बच्चे को, जैसे एक स्टेजेस उन्होंने बताई है कि वहाँ पे क्या है, बच्चे को अभी शेप साइज के बारे में नहीं पता है, राइट। अब हम मान के चलते हैं कोई उसी एज ग्रुप का बच्चा है और वो स्कूल से आता है और अपने पेरेंट्स के साथ अपनी दुकान पर जाता है। उनके पेरेंट्स का एक तरीके से किराना शॉप है, और वो हर रोज देखता है कि जो है 1 किलो दाल, 1 किलो चीनी, या इस तरीके से जो है आ रहा है, तुल रहा है, जा रहा है। तो उस बच्चे को वेट के बारे में नॉलेज है ऑलरेडी। या अगर हम बच्चे को उस स्टेज पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, हम उसको असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं, तो बच्चा उस स्टेज पर सीख सकता है, जो कि जीन पियाजे का एक क्रिटिसिज्म पॉइंट था। इन्होंने चाइल्ड एबिलिटी को अंडर एस्टिमेट किया है। तो जो बच्चे जो है कम एज में भी, आपने देखा होगा स्पेशल चाइल्ड है, उनको ज्यादा नॉलेज होती है, तो वो बच्चे इनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो इन्होंने ओवर एस्टिमेट किया एडल्ट एबिलिटीज को। हाईली फोकस ऑन इंडिविजुअलिटी, इनके लिए सब क्या है, इंडिविजुअलिटी है, कि सारी चीजें जो क्या है हमारा इंडिविजुअल है, हम खुद से सीखेंगे, सोशल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। और पियाजे इग्नोर द इफेक्ट ऑफ ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग करके हम कुछ नहीं कर सकते, वो उन्होंने यहाँ पर इग्नोर किया। नेक्स्ट है फिर हमारा सोशियो कल्चरल थ्योरी एंड सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, जो है हमारा किसकी थ्योरी, लेवाइगोत्स्की। उसके बाद कौन आए हमारे पास, लेवाइगोत्स्की। लेवाइगोत्स्की कहते हैं भाई ठीक है, डेवलपमेंट हो रहा है बच्चे का, आप बच्चे के डेवलपमेंट स्टेजेस बता रहे हो, लेकिन सोशल का तो इफेक्ट पड़ेगा, लैंग्वेज का तो इफेक्ट पड़ेगा, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। So Vygotsky argued that higher mental abilities could only develop through interaction with more advanced other, कि जो हमारे ले वाइगोत्स्की के हैं वो कहते हैं कि बच्चे में है ना, हम हायर मेंटल एबिलिटीज को डेवलप कर सकते हैं, इंटरेक्शन करेंगे, उनको हम असिस्टेंट प्रोवाइड करेंगे, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, हम डेवलप कर सकते हैं। Vygotsky proposed that children are born with elementary mental ability such as memory and perception, and higher mental functions develop from these through the influence of social interaction. ले वाइगोत्स्की का मानना था कि बच्चे में मेमोरी होती है, बच्चे में परसेप्शन, मेंटल एबिलिटी जैसी चीजें होती हैं, और बच्चा जैसे जैसे सोशल इंटरेक्शन करता है उसका इन्फ्लुएंस उसके डेवलपमेंट पर पड़ता है, और बच्चा उसी के अकॉर्डिंग अपना डेवलपमेंट करता है। Vygotsky stated that language has two functions, दो functions होते हैं हमारे लैंग्वेज के। फर्स्ट इज द इनर स्पीच यानी कि जैसे मेंटल रीजनिंग, और एक्सटर्नल स्पीच जो है हमारी, जो हम दूसरों से बात करने के लिए यूज करते हैं, जैसे अभी मैं करूँ तो जैसे एक्सटर्नल स्पीच, जो चीजें मुझे पता है वो मैं आपको बता रही हूँ, तो वो जो चीजें मुझे पता है दैट इज माई मेंटल रीजनिंग, मेरी इनर स्पीच है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कॉजेस क्या है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, तो क्या मानते हैं सबसे पहले तो सोसाइटी जो है अफेक्ट करती है, सोसाइटी से हमारी डेवलपमेंट पर अफेक्ट पड़ता है। सेकंड, कल्चरल डिफरेंसेस हैव ए ड्रामेटिक इफेक्ट ऑन डेवलपमेंट, कल्चरल डिफरेंसेस का भी जो है हमारे डेवलपमेंट पर अफेक्ट करता है। कल्चर आप देखोगे अलग अलग कल्चर है, तो अलग अलग जो है डेवलपमेंट हमारी है, कहीं पर कोई चीज़ कैसे होती है, कहीं पर कोई चीज़ कैसे होती है, अलग अलग हम चीज़ें अप्लाई करते हैं। Emphasize the importance of more knowledgeable others, MKO, इन्होंने एक टर्म यहाँ पर यूज हुई लेवाइगोत्स्की में, दैट वाज है MKO, more knowledgeable other। इन्होंने एम्फेसाइज किया more knowledgeable other से, हम जो चीजें सीखते हैं ना जनरली उन्हीं से सीखते हैं जिनको हमसे ज्यादा नॉलेज है, more knowledgeable other। अभी हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। Heavily stresses language role in development, इन्होंने बोला कि लैंग्वेज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इनर एक्सटर्नल, और लैंग्वेज के डेवलपमेंट से हमारा मेजरली डेवलपमेंट होता है, लैंग्वेज का डेवलपमेंट पहले होता है। सो MKO इज more knowledgeable other,
others. MQ more knowledgeable other is somewhat self explanatory है. It refers to someone who has a better understanding or a higher ability. जो मुझसे ज्यादा सीखा हुआ है, जो इसके पास मेरे से ज्यादा नॉलेज है, जिसकी मेरे से ज्यादा हायर एबिलिटी है, वो मेरे लिए क्या है, मोर नॉलेजेबल अदर्स है. ठीक है, वो कोई भी हो सकता है, किसी भी काम के बारे में, किसी के प्रोसेस के बारे में, किसी कंसेप्ट के बारे में भी हो सकता है. तो मेरे लिए कोई और अदर टीचर, अगर मुझे कोई सब्जेक्ट नहीं आता, मैं किसी और सब्जेक्ट टीचर के पास जाऊं चीजों को समझने के लिए, तो वो मेरे लिए क्या होगा, वो टीचर मेरे लिए MKO है, क्योंकि उस सब्जेक्ट के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है. या कोई और अदर अडल्ट्स भी हो सकता है, एडवांस स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, और इवन समटाइम हमारे कंप्यूटर इंटरनेट के थ्रू भी हम चीजें सर्च करते हैं, वो भी हमारे यहाँ. ठीक है, दिस इज द MKO मोर नॉलेजेबल अदर. अब सोशल कल्चर को लेकर इन्होंने दो टर्म्स का यूज किया है. वन इज द स्कैफोल्डिंग एंड सेकंड इज द ZPD. ठीक है, स्कैफोल्डिंग एंड ZPD, इन दोनों का इन्होंने यूज किया है. स्कैफोल्डिंग इज द टेम्पररी हेल्प. स्कैफोल्डिंग क्या है? स्कैफोल्डिंग इज द टेम्पररी हेल्प प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स और लर्नर. जो हम बच्चे को एक टेम्पररी हेल्प प्रोवाइड करते हैं. जैसे आप बच्चों को साइकिल चलाना सिखाते हो, पहले आप सपोर्ट देते हो पीछे से, अब बच्चे आप सपोर्ट जो है छोड़ देते हो, थोड़े टाइम के बाद बच्चा साइकिल चलाना, तो वो जो आपने लिटिल हेल्प दी, वो क्या है, आपकी स्कैफोल्डिंग है. जो आपने टेम्पररी हेल्प प्रोवाइड की, ठीक है, वो क्या है, हमारी स्कैफोल्डिंग है. सो इट कंसिस्ट ऑफ द एक्टिविटीज प्रोवाइडेड बाय द एजुकेटर और मोर कॉम्पिटेंट peer to support the student as he or she is led through the zone of proximal development. अब ZPD है. What is the ZPD? ZPD हमारा क्या है, zone of proximal development. आपका गैप, डिफरेंस, रेंज जहां पर आ जाएगा वर्ड, उसके लिए हम यूज करते हैं इसको. ठीक है, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट रिलेट टू डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ चाइल्ड कैन इंडिविजुअल इंडिपेंडेंटली एंड व्हाट अ चाइल्ड कैन अचीव विद द गाइडेंस. एक तो बच्चा खुद से चीजें सीख सकता है, एक बच्चा दूसरे की हेल्प से क्या चीजें सीख सकता है. वो डिफरेंस, वो रेंज, वो गैप क्या है, हमारा ZPD है. ठीक है, तो डिफरेंसेस बिटवीन सेल्फ अटेम्प्ट टास्क एंड टास्क डन बाय द असिस्टेंट. खुद से क्या कर सकता है, दूसरों की मदद से क्या कर सकता है, उसका रियल पोटेंशियल क्या है और उसका पॉसिबल पोटेंशियल क्या है. आपने चीजें सिखाई, वो कहां तक जा सकता है, कितना डेवलप कर सकता है. सो इसमें हमारे बेसिकली तीन चीजें हैं. फर्स्ट इज हमारा क्या है, कैन डू अलोन. कैन डू अलोन क्या है, कि बच्चा जो चीजें खुद से कर सकता है, उसको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, वो बच्चा जो भी चीज उसको आती है वो खुद से कर सकता है. वो क्या है, हमारी कैन डू अलोन, खुद से कर पाएगा. नेक्स्ट हमारा क्या है, ZPD. ZPD क्या है हमारा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट. जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज द स्टेज वेयर थिंग्स द चिल्ड्रन कैन डू विद अ बिट ऑफ हेल्प. दिस इज स्पेस वेयर लर्निंग एंड ग्रोथ कैन ऑकर. जहां पर आप बच्चे की हेल्प करके बच्चे को और चीजें सिखा सकते हो, और चीजें उसमें डेवलप कर सकते हो. ZPD, बच्चा दूसरों की हेल्प से क्या क्या चीजें सीख सकता है, दैट इज अ ZPD. अब एक बच्चा है, आप उसको एक लिमिट तक ही सिखा सकते हो. एक लिमिट के बाद आप उसको, कुछ चीजें ऐसी भी होंगी, आप उसको कितना ही सिखा लो, वो चीजें नहीं आएंगी, वो उसके लेवल की नहीं है, वो उसके अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग नहीं है. तो थर्ड जो स्टेज आ जाती है वो क्या है, जस्ट कांट डू दैट. आप कितना ही हेल्प कर लो, कितना ही चीजें सिखा लो, बच्चा नहीं सीख सकता है. ठीक है, स्कैफोल्डिंग के बाद भी नहीं सीख पाएगा. तो ये हमारा ZPD और स्कैफोल्डिंग है. सो वाइगोत्स्की जी मानते हैं कि भाई लैंग्वेज का होना बहुत ही ज़रूरी है जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं. ठीक है, तो लैंग्वेज हमारे लिए क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं. तो लैंग्वेज डेवलप्स फ्रॉम दी सोशल इंटरेक्शन फॉर कम्युनिकेशन पर्पजेज. जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगी, बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हो, क्योंकि लैंग्वेज यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है फॉर द लर्निंग. ये हमारे वाइगोत्स्की जी का मानना है. अब इनकी बात करें कि क्रिटिसिज्म तो वाइगोत्स्की की थ्योरी में भी हुआ, जैसे जीन पियाजे में हुआ, तो यहाँ पे भी हुआ. क्या है कि लैक ऑफ एक्सपेरिमेंट टेस्टेज है, कि वाइगोत्स्की ने जो ऑब्जर्व किया उन्होंने, वो अपनी थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए, तो कुछ चीज़ें तो थी जो उन्होंने क्रिटिसिज्म, उनको जो मिला कि उसकी फाइंडिंग्स की वैलिडिटी नहीं थी. उन्होंने जो है वेगली बताया, सोशल इंटरेक्शन जो है उन्होंने डिफाइन किया. उन्होंने बस कि ठीक है, पियाजे ने जब बोला कि फिजिकल है, उन्होंने बोला कि नहीं, सोशल का भी तो इफेक्ट पड़ता है. तो ऐसा यहाँ पर भी नहीं है कि कोई एक्सपेरिमेंटल टेस्ट हुआ हो. उनका भी क्या है, जैसे उन्होंने बोला कि फिजिकली अफेक्ट पड़ता है, फिजिकली बच्चा चीज़ें सीखता है खुद से, फिजिकल एनवायरमेंट का फर्क है. इन्होंने कहा कि नहीं, बच्चे के तो सोशल पे भी अफेक्ट पड़ता है. बच्चा बाहर सीख रहा है, लैंग्वेज उसको आ रही है, बच्चा स्कूल में जा रहा है, वहां से चीजें सीख रहा है, तो सोशल एक्सपेरिमेंट का अफेक्ट पड़ रहा है. लेकिन एक्सपेरिमेंट यहां पर भी नहीं था. सेकंड, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन लर्निंग.
वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि एक्टिव पार्टिसिपेशन लर्निंग डज नॉट अकाउंट फॉर सम circumstances in which children experience slower cognitive growth. Other philosophers have suggested that genetics should be factorial and that the result of passive learning should not be neglected. कि हम पैसिव लर्निंग को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, जेनेटिक्स का भी इफेक्ट पड़ता है। अगर अब बच्चा जो है मान लीजिए किसी भी तरीके से मेंटली डेवलप नहीं है सही से, और आप उसको भी कितनी भी ट्रेनिंग दे लो, आप उसको कितना भी स्कैफोल्डिंग कर लो, आप उसको नहीं सिखा पाओगे अगर उसकी मेंटल एबिलिटी उतना नहीं है। बच्चा किसी भी तरीके से मेंटल डिसेबल है तो उस चीज का भी यहाँ पर अफेक्ट पड़ता है। इग्नोर द इंडिविजुअल एबिलिटी, इन्होंने कहा सोशल से सीखता है, अब इन्होंने इंडिविजुअल को इग्नोर कर दिया, जैसे जीन पियाजे ने सोशल को इग्नोर कर दिया। नोट डिफाइन द डेवलपमेंट प्रोसेस एज पर द स्टेजेस, जीन पियाजे ने बोला था कि भाई इस स्टेज में ये होगा, इस स्टेज तक ये स्टेज होगी, इसमें ये डेवलपमेंट होगा, बट यहाँ पे कोई स्टेजेस नहीं है। इन्होंने बोला बस ये है, जेडपीडी है, स्कैफोल्डिंग है, बच्चे को आप असिस्ट करो, बच्चा सीखेगा, कुछ चीजें उसको खुद से आती है, कुछ चीजें आप सिखा लो तब भी नहीं आएंगी, बस ये चीजें हैं। नेक्स्ट है हमारा मोर फोकस ऑन लैंग्वेज, नो फोकस ऑन चिल्ड्रन थॉट। यहाँ पर लैंग्वेज का फोकस, आपको लैंग्वेज आती है तो आप चीजें डेवलप कर लोगे, लेकिन बच्चे का खुद का क्या थॉट प्रोसेस है, क्या चीजें, उस पर फोकस नहीं किया गया। एंड इग्नोर द इमोशनल डेवलपमेंट को भी यहाँ पर इग्नोर किया गया। तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। जीन पियाजे क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मैच्योरिटी है, भाई हेरिडिटी का अफेक्ट पड़ता है। ये क्या कहते हैं, नहीं सोसाइटी का अफेक्ट पड़ता है, सोशल डेवलपमेंट का अफेक्ट, एनवायरमेंट का अफेक्ट पड़ता है। जीन पियाजे कहते हैं कि हमारे जो डिसकंटिन्यूअस डेवलपमेंट प्रोसेस है, तो यहाँ पर हमारी क्या है, स्टेजेस हैं। हमारा यहाँ पर बच्चे ने 18 साल तक का डेवलपमेंट जीन पियाजे ने डिफाइन कर दिया, उसके बाद क्या, उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं बताया। हमारे जीन पियाजे जी कहते हैं भाई कंटिन्यूअस डेवलपमेंट है, यही चीज़ है, यही फोकस है। बच्चा किसी भी एज में आप कुछ चीज़ें सिखा सकते हो, कुछ नहीं, कुछ उसके हेल्प करो, खुद सीख जाएगा, तो कंटिन्यूअस डेवलपमेंट हो रहा है। यहाँ पर जीन पियाजे कहते हैं रेडिकल कंस्ट्रक्टिज्म है, यानी कि इंडिविजुअल एक्टिविटी जो है उस पर फोकस है। यहाँ पर जो लेव वाइगोत्स्की जो है वो हमारा क्या मानते हैं कि ग्रुप एक्टिविटी है, ग्रुप सोशल का इफेक्ट पड़ता है। जीन पियाजे कहते हैं डेवलपमेंट होगा तो लर्निंग होगी, ठीक है, डेवलपमेंट होगा तो लर्निंग होगी, फिर ही वो लैंग्वेज सीखेगा। वाइगोत्स्की कहते हैं लैंग्वेज होगा तो डेवलपमेंट होगी, ठीक है, लैंग्वेज होगी तो डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर कि बच्चे में थिंकिंग आएगी फिर बच्चा लैंग्वेज को लेगा। यहाँ पर ये कहते हैं कि बर्थ जब होता है बच्चे का, ऑटोमेटिकली उसमें ये पावर होती है लैंग्वेज और थिंकिंग की, और 3 साल की एज तक बच्चा इन दोनों को कंबाइन करना सीख जाता है। जीन पियाजे कहते हैं कि सोशल कल्चर कंटेक्स्ट है उस पर एम्फेसिस नहीं है, और स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सोशल कल्चर पर इफेक्ट है, और हमारा यहाँ पर कोई भी स्टेजेस नहीं है, ठीक है। जीन पियाजे ने कुछ टर्म्स यूज की, जैसे स्कीमा, एडप्शन, एसिमिलेशन, इक्विलिब्रियम, डिसइक्विलिब्रियम, ये सब इन्होंने यूज किया है टर्म्स। और अगर हम विले वाइगोत्स्की की बात करें तो उन्होंने जेडपीडी, स्कैफोल्डिंग, ये इन्होंने टर्म्स यहाँ पर यूज किया है, डिबेट है, डिस्कशन है, ठीक है, ये सब यूज किया है। जीन पियाजे बोलते हैं कि सपोर्ट चाइल्ड टू एक्सप्लोर देयर वर्ल्ड एंड डिस्कवर नॉलेज, बच्चे को सपोर्ट करो, बच्चा खुद से जो है चीजें को सीख लेगा। जो यहाँ पर जो हमारे लेव वाइगोत्स्की है वो क्या कहते हैं कि बच्चे को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करो, वो टीचर से, मोर स्किल पर्सन से, उसको स्कैफोल्डिंग की जरूरत है, उसको एमकेओ की जरूरत है, बच्चा उससे ज्यादा अच्छे से लर्न करेगा। नेक्स्ट हमारा जीन पियाजे ईगोसेंट्रिज्म है बच्चे में। यहाँ पर क्या है, प्राइवेट स्पीच है, सेल्फ रेगुलेटेड स्पीच है हमारे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जीन पियाजे की थ्योरी हो जाती है और लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी हो जाती है। तो एक बार फिर से बता दूं, जो भी लोग नए जुड़े हैं, ये हमारी 3rd क्लास है जिसमें अपनी साइकोलॉजी कर रहे हैं। इससे पहले हम 2 क्लासेस में एडमिन एंड फाइनेंस का पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो आप देख सकते हैं। और अगर आप घर बैठकर तैयारी कर रहे हैं प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, या फिर आप तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट कमिश्नर की भी, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नोट्स ऑर्डर करना चाहते हैं तो नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं, जो कि बाय कोरियर आपको मिल जाते हैं। EMRS, KVS, NVS, UPSC सभी के लिए अवेलेबल है, और इसके लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप हमारे यहाँ पर जो हम चीज़ें कर रहे हैं वो हम एक लिमिटेड टाइम में बहुत ज़्यादा करने की कोशिश कर सकते हैं, बट सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिटेल में हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डिटेल में पढ़ना आप लोग के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ आपके इंटरव्यू में और जब आप प्रिंसिपल पोस्ट पर होंगे तो वहाँ पर ये चीज़ अप्लाई करने में आपके लिए ज़रूर हेल्प करेंगे। तो इसके लिए आप हमारा लाइव बैच और रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। स्टडी पोर्टल एकेडमी आपको आप डाउनलोड करेंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड्रॉइड और आईफोन दोनों के लिए अवेलेबल है। आप सर्च करेंगे ऊपर प्रिंसिपल लिख के, प्रिंसिपल जैसे सर्च करेंगे आपके पास कोर्स की डिटेल आ जाएगी। अभी हमारा जो नया कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है वो 3 जनवरी को आपका कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि UPSC, KVS, NVS के लिए है। इसकी वैलिडिटी रहेगी आपके नेक्स्ट एग्जाम तक, जब भी आपका नेक्स्ट एग्जाम होगा, जिस भी एग्जाम के लिए आप तैयारी करें तब तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। अभी अगर आप इसको परचेज करते हैं तो 10,000
1000 तक का डिस्काउंट है और साथ ही आपको इसके साथ हार्ड कॉपी नोट्स भी मिल जाते हैं। टेस्ट सीरीज भी आपकी इसी कोर्स में इंक्लूड होगी। इस तरीके से आपकी लाइव क्लासेस होती हैं, आपका जो है बैचेस इस तरीके से आपका फोल्डर वाइज सारा सेक्शन अपलोडेड है, टेस्ट सीरीज होती है, इस तरीके से आपको पूरी की पूरी डिटेल मिल जाती है। तो अभी आगे हम डिस्कस करते हैं। लेट्स हैव ए 5 मिनट्स ब्रेक। एक 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम आगे का करते हैं, ठीक है।